चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे नु भाई, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया जी? बच्चा कहता है फैमिली बहुत वधिया सर, तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा भी एकदम वधिया जी। तो फाइनली आज हमारी कस्टम की लास्ट क्लास स्टार्ट होने जा रही है जी, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए। प्रोफेशनल वाले बच्चों को 2-3 दिन मेरे साथ और मिलना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास मींस इसके बाद हमें एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करनी है। उसके 1 या 2 सेशन में लूँगा, आपको टाइमिंग बता दूंगा, उसके अंदर एमसीक्यूज़ करेंगे। बाकी प्रोविज़न भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और इवन जो हमने बीच बीच में क्वेश्चन किए हैं वो अपने आप में वैसे सफिशिएंट हैं, बट हमें करने एमसीक्यूज़ अप्रोक्सीमेट 50 या 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। आपको मैं दिखा दूंगा 5 या 6 क्वेश्चन जो होंगे ना आपके एग्जाम में, इसमें से ही बनेंगे जी, ठीक है। और प्रोफेशनल वाले बच्चे तैयार रहें जी। अब आने वाले 2 या 3 दिन जो होंगे वो सिर्फ प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए होंगे, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा इधर सुना ध्यान से। वैसे आज का जो मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर नॉर्मली वैसे आपके लिए है, मतलब इसके अंदर जो बातें होंगी वो आपको ही ज़्यादा पढ़नी है सर, बट मेरे को ये था कि चलो एक लेक्चर मैं लगा देता हूँ, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं फटाफट समझा दूंगा आपको। उसके बाद अगर आप रीड भी करोगे तो भी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, हमारा 6 नंबर का ना टॉपिक सारा कंप्लीट हो चुका है जी। और इवन प्रोफेशनल के 10 नंबर भी ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बट आज के टॉपिक में हमारे मॉड्यूल में छोटे छोटे पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं। नॉर्मली वो सेल्फ स्टडी वाले पॉइंट है, सेल्फ रीडिंग वाले पॉइंट है, बट मेरा दिल मानता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ कि एक बार फटाफट से मैं रीडिंग करा दूंगा। क्योंकि अगर मैं एक बार समझा दूंगा ना, उसके बाद अगर आप सेल्फ रीडिंग करोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा जी, ठीक है नी। लो जी स्टार्ट करें फिर, पक्का? चलो इधर सुना ध्यान से। अच्छा मैंने अभी आपको एक होमवर्क भी दिया था जी, मैंने अभी आपको एक होमवर्क भी दिया था। उससे पहले अभी चैप्टर हमारा था ड्यूटी ड्रॉबैक का, उस वाले केस में ये मैंने आपको होमवर्क दिया था जी, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। एक बार पहले ये वाला होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है नी। लो जी एक बार चेक करना क्वेश्चन में था क्या जी। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 1 2 3, इसमें 3 क्वेश्चन आपके थे। एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 1 अपना चेक करो जी। वो ये बात कह रहे हैं, वीजी इंपोर्टेड ए कार फॉर हिज पर्सनल यूज एंड पेड 5 लाख इंपोर्ट ड्यूटी, द कार इज री एक्सपोर्टेड आफ्टर 6 मंथ 20 डेज। एक बार आप सोच के बोलना, अगर 6 महीने 20 दिन के बाद एक्सपोर्ट की है, पहले बताओ अगर कार यूज करने के बाद एक्सपोर्ट की होगी तो फर्स्ट वाली कैटेगरी में कवर होगी, सेकंड वाली कैटेगरी में कवर होगी, थर्ड वाली कैटेगरी में कवर होगी। वो सेकंड वाली कैटेगरी में कवर होगी। सेकंड वाली कैटेगरी कौन सी है? जहां पे 4% ईच क्वार्टर की बात है, फिर 3% की बात है, फिर 2.5 की बात होगी, फिर 2 की बात होगी। अब यहाँ पे चेक करो सर, उसने 6 महीने 20 दिन, अगर मैं 6 महीने 20 दिन की बात करूंगा तो 2 क्वार्टर तो पूरे हो गए और तीसरा क्वार्टर और पार्ट है। और मैंने कहा था कि और पार्ट को भी ना पूरा क्वार्टर काउंट करोगे, मतलब यहां पे आप 3 क्वार्टर लेके चलोगे। अब अगर 3 क्वार्टर लेके चलोगे तो हर क्वार्टर का कितने परसेंट हो गया? 4%। और अगर हर क्वार्टर का 4% है, 3 क्वार्टर कितने परसेंट हो गया? 12% हो गया जी। इट मीन सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि आपको 12% जो है ना इंपोर्ट ड्यूटी माइनस करनी पड़ेगी। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसका आपको क्या मिल जाएगा? ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा जी। तो अगर मैं 5 लाख का यहाँ पे 12% अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे ख्याल 60,000 पे आएगा, तो 4,40,000 मुझे यहाँ पे डीबी के मिल जाएगा जी। पहले का आंसर अपना ही आएगा जी, ठीक है जी। पहले का आंसर होगा, एक बार आंसर निकाल लेना जी एक बार, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 लाख में से 12% माइनस करोगे, 60,000 माइनस करोगे, 4,40,000 पे इतना आपका डीबी के निकल के आएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने 3 क्वार्टर कैसे किए हैं, देखो 6 महीने के 2 क्वार्टर हो गए और 20 दिन को भी और पार्ट को भी आप 1 क्वार्टर कंप्लीट मानोगे, 3 क्वार्टर हो गए। हर क्वार्टर के 4% है, 12% हो गया, तो 5 लाख का 12% हटा दोगे 60,000 पे, तो 4,40,000 आपको डीबी के मिलेगा। ये हमारा पहला पॉइंट निकल के आ रहा है। ओके है जी, जबरदस्त, बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया जी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रही, क्वेश्चन नंबर 2 है पिंकू
अब वो कह रहे हैं पिंकू इंपोर्टेड वीयरिंग अप्रैल एंड पेड 50,000 एज इंपोर्ट ड्यूटी, ही यूज 10 days बट डिड नॉट लाइक द क्वालिटी एंड हैंस री एक्सपोर्ट आफ्टर 20 days। अब सोच के बोला पहनने के कपड़े लिए थी और मैंने कहा क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, बढ़िया नहीं है, बट मैंने यूज़ कर लिए, और अगर मैंने यूज़ करने के बाद फिर मैंने एक्सपोर्ट किए हैं तो गवर्नमेंट ने कहा था उस केस में कोई भी डीबी के नहीं मिलेगा। इस केस में आंसर आएगा नील, इसमें कोई भी डीबी के नहीं मिलेगा। रीजन बिंग क्योंकि 4 केस में कोई भी डीबी के नहीं मिलता। वियरिंग अप्रैल हो गया, टीज टेस्ट हो गया, और फिर एक्सपोज्ड सिनेमाग्राफिक फिल्म हो गया, और अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक और एक्सरे फिल्म हो गया। इन 4 केस में कोई भी डीबी के नहीं मिलेगा अगर आप यूज करके दोगे। तो यहाँ पे यूज अगर यहाँ पे ये लिखा होता ना कि वियरिंग अप्रैल है एज सच ही एक्सपोर्ट कर दिए, फिर तो 98% मुझे वापस मिल जाता, बट उसने एज सच नहीं बोला। वो कह रहा है 10 दिन यूज किया और फिर 20 दिन के बाद एक्सपोर्ट किया। इट मीन्स उस केस में गवर्नमेंट कहते कोई भी आपको डीबी के नहीं मिलेगा। तीसरे केस पे आओ जी। वीजी टेक लिमिटेड इंपोर्टेड 10 कंप्यूटर फॉर बिजनेस पर्पस, और उस पर आपने कस्टम ड्यूटी पे किया 50 लाख रुपए की, और उसको आपने यूज़ कितना किया है? यूज़ आपने किया है, वो कह रहे कंप्यूटर विदाउट बिंग, मतलब बिना यूज़ किया आपने भेज दिए। अब अगर बिना यूज़ के आपने भेज दिए तो 50 लाख रुपए की जो आपने कस्टम ड्यूटी पे की है, उस 50 लाख रुपए का 98% जो होगा वो तुम ड्यूटी क्लेम कर लोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उस 50 लाख रुपए का 98% जो होगा वो तुम ड्यूटी क्लेम कर लोगे। तो 50 लाख रुपए का आप यहाँ पे 98% निकाल लेना, 50 लाख रुपए का 98% निकाल लेना, तो जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा उतने की आपको डीबी के मिल जाएगा। बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात है, 50 लाख रुपए का 2%, मैंने पहले भी कहा था 2% क्यों काटते हैं? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे होते हैं गवर्नमेंट कह रही उसको हम हटा देंगे, 98% तुम वापस ले लेना। और यहाँ पे उसने क्या बोला है? एज सच, मतलब बिना यूज के अगर आप एक्सपोर्ट कर दोगे तो फिर 98% की बात हो जाएगी। ठीक है जी। लास्ट केस में आओ जी। XYZ लिमिटेड इंपोर्टेड फर्नीचर इंपोर्ट किया बिजनेस पर्पज के लिए, एंड 5 लाख इंपोर्ट ड्यूटी पे की है। आफ्टर यूसेज ऑफ 11 मंथ उसने क्या कर दिया? री एक्सपोर्ट कर दिया। बताओ इस केस में डीबी के कितना मिलेगा? पहले बताओ, ये फर्स्ट केस में कवर है, सेकंड केस में कवर है, थर्ड केस में कवर है? थर्ड केस में कवर है, क्योंकि सेकंड केस में पर्सनल यूज वाले केस कवर होते हैं, और थर्ड केस में ऑल अदर गुड्स, मतलब सारे कवर होंगे। तो फर्नीचर है, 11 महीने यूज करने के बाद फिर आपने भेज दिया। अब अगर 11 महीने की बात है तो 3 महीने तक कितना मिलता है? 95%। फिर 3 महीने से लेके 6 महीने तक कितना मिलेगा? आपका 85%। फिर 6 महीने से 9 महीने कितना मिलेगा? 75। फिर 9 महीने से 12 महीने कितना मिलेगा? 70%। फिर 12 से 15 कितना मिलेगा? 65%। और 15 से 18 कितना मिलेगा? 60%। उसके बाद आपको डीबी के नहीं मिलेगा। अब उसने को बोला 11 महीने, तो 11 महीने जो होंगे वो 9 से 12 के बीच में कवर हो रहे हैं, 9 से 12 के बीच में कवर हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे मिलेगा मेरे ख्याल 70% मिलेगा जी, क्योंकि यहाँ पे 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 70% मिलेगा। तो 5 लाख रुपए का अगर आप 70% निकाल लोगे तो यहाँ पे 3.5 लाख रुपए का डीबी क्या आएगा? बताओ क्वेश्चन क्या है सर? बच्चों वाले क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। और आपको जान के हैरानी होगी सर, ये क्वेश्चन CA फाइनल के अंदर 5 नंबर का बना हुआ है। CA फाइनल, ये क्वेश्चन CA फाइनल के अंदर 5 नंबर का बना। बताओ इसके अंदर है क्या? जब एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे इसको ऐसे ऐसे करके उठा के गिर रहे हैं, तो प्रोफेशनल वाले बच्चे तो ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं है जी। ठीक है, चारों पार्ट कितने सिंपल हैं, और ये चारों पार्ट में ना चारों केस हमारे कवर हो गए हैं जी। तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ध्यान देनी, आपके एग्जाम में सिंगल पार्ट बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन अगर आपके दिमाग में होंगे, बच्चों वाली गेम होगी बस, बट हाँ प्रोविजन आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा सर, जो 70 पेज मैंने आपको दिए हैं वो 70 के 70 पेज बाय हार्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। और इतने मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं, अगर 70 पेज आपने सही ढंग से किए हैं, सिंगल क्वेश्चन आपको मैं नोट्स के अंदर से दिखा दूंगा जी। तो हमें पता है कि पेपर 70 पेज में से आना है, तो 70 पेज हम बढ़िया से कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मैंने 9 क्लास लगा दी सर। 9 क्लास एक तरह से ज़्यादा हैं, ठीक है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 9 क्लास सही ढंग से देखी होंगी, उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जी। ठीक है, लो जी इधर सुना ध्यान से। तो अब ये डीबी के वाला पॉइंट हमारा खत्म हो चुका है। अब आ जाओ यहाँ से जो हमें स्टार्ट करना है, ये देखो जी। अब इस नोट्स को ना, ये देखो यहाँ से हमारे हैं कस्टम के मिसलिनियस टॉपिक्स नोट्स, बट इससे पहले 2 पॉइंट मुझे छोटे छोटे बताने हैं जी। एक तो कॉन्सेप्ट मुझे बताना है वेयर हाउसिंग का, एक बताने हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ये दोनों बताने के बाद फिर हम मिसलिनियस टॉपिक पे आऊँगा जी। अच्छा, अब जो मैं वेयर हाउसिंग की बातें करूँगा ना, ये वेयर हाउसिंग की बातें एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल हैं तो दोनों में एप्लीकेबल, बट प्रोफेशनल को मैं कराऊंगा डिटेल में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डिटेल में है प्रोफेशनल के अंदर, वो एग्जीक्यूटिव में नहीं है। तो आने वाली 2-3 क्लास होंगी, उसमें एडिशनल टॉपिक जो भी होंगे उसको हम डिटेल में करेंगे। सिर्फ प्रोफेशनल वाले बच्चे, एग्जीक्यूटिव वाले भूल के वो क्लास ना देखें, बिना बात के टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में वो किसी काम की है नहीं। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से, बट मैं वेयर हाउसिंग की बात करता हूँ जी।
अब अगर मैं वेयर हाउसिंग की बात करूंगा सर, एक बात मैंने सोच के बताओ जी, याद करो जब हमने इंपोर्ट प्रोसीजर किए थे, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आता हो जी, पूरी फैमिली मुझे आंसर दे दे रही, पूरी फैमिली मुझे आंसर दे दे। याद करो मैंने कहा था कि जब भी बाहर से कोई भी सामान इंडिया के पोर्ट पे आएगा, या तो मैं डायरेक्टली घर के लिए लेके आऊंगा, या मैं क्या करूंगा उसको वहां से वेयर हाउस लेके जाऊंगा, फिर वेयर हाउस से मैं घर लेके आऊंगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जब मैं इंडियन पोर्ट से उसको वेयर हाउस में लेके जाऊंगा तो वेयर हाउस कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान देना कि वेयर हाउस जो होंगे ना कस्टम में, वो 3 तरह के होंगे जी। मतलब कस्टम में वेयर हाउस की 3 कैटेगरी होंगी, या तो प्राइवेट वेयर हाउस होंगे, या पब्लिक वेयर हाउस होंगे, या स्पेशल वेयर हाउस होंगे। दोबारा बोलो कौन कौन से होंगे जी? प्राइवेट वेयर हाउस होंगे, पब्लिक वेयर हाउस होंगे और स्पेशल वेयर हाउस होंगे। और इन तीनों को प्रिंसिपल कमिश्नर या चीफ कमिश्नर जो होगा वो लाइसेंस अलॉट करेगा, उसके बाद ही वेयर हाउस ओपन होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ इन तीनों में से किन को लाइसेंस लेना जरूरी है? तीनों को ही लाइसेंस लेना जरूरी है। इन तीनों में से कौन से हाउस, मतलब कौन से वेयर हाउस कस्टम वालों के होते हैं? तीनों ही वेयर हाउस कस्टम वालों के होते हैं। मतलब कस्टम वालों के 3 वेयर हाउस होंगे, प्राइवेट वेयर हाउस होंगे, पब्लिक वेयर हाउस होगा और स्पेशल वेयर हाउस होगा। ये तीनों आपके वेयर हाउस के होंगे। अब एक बच्चा कहता है सर जैसे आपने कहा भाई इंडिया के पोर्ट से वेयर हाउस में सामान जाता है, तो वेयर हाउस में हम कितने टाइम तक सामान रख सकते हैं? मतलब जैसे मान लो मैंने वेयर हाउस में सामान रख दिया, तो कितना टाइम होता है हमें सामान रखने का? तो गवर्नमेंट ये बात कहती है जो अगर ये इंपोर्टर, मान लो मैंने सामान इंपोर्ट किया था, अगर मैं ईओयू नहीं हूं, ईओयू का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का मतलब होता है कि सामान बाहर से परचेस करके मेरा मेन काम जो है वो एक्सपोर्ट करने वाला है। तो गवर्नमेंट कहते हैं देख भाई अगर तेरा मेन काम एक्सपोर्ट करने वाला है, तू बाहर से पैसा लेके आता है, तो अगर बाहर से पैसा लेके आएगा उससे हमारा फायदा होगा, इसलिए हम तुम्हें बेनिफिट ज़्यादा देंगे। बट हाँ अगर तू ईओयू नहीं है, मतलब अगर तू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट नहीं है, तू इंडिया में ही सेल करता है, तू लोकल ही सेल करता है, उस केस में तेरे लिए लिमिट होगी 1 साल की। मैं दोबारा बोलूँगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि आपने सामान इंपोर्ट किया और आप इंपोर्टर हो, बट आप इंपोर्टर ईओयू वाले नहीं हो, अदर देन ईओयू, उस केस में वेयर हाउसिंग का पीरियड कितना होगा? 1 साल। बट अगर मैं ईओयू की बात करूंगा सर, अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपके मॉड्यूल में गलत दिया हुआ है। एग्जी वाले प्रोफेशनल वाले बच्चे ध्यान दें, आपके मॉड्यूल में गलत दिया हुआ है, वहां पे 3 साल और 5 साल की लिमिट लिखी है, जो 1 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, इवन 2 साल पहले खत्म हो चुकी है। तो गलती से भी वो टाइम लिमिट मत पढ़ लेना सर। नई टाइम लिमिट यहाँ पे है टिल क्लियरेंस। मैं दोबारा बोलूंगा, कोई 3 साल की लिमिट नहीं है, कोई 1 साल की लिमिट नहीं है, कोई 5 साल की लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप ईओयू हो तो जब तक तुम्हें सामान क्लियर नहीं करवाना ना, तब तक तुम वेयर हाउस में रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा जी, अब 2 टाइम लिमिट है, 1 साल की है या टिल क्लियरेंस की है, 3 साल और 5 साल की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। अगर आपने मॉड्यूल खोल के देखा होगा, वहां पे आपको 3 साल 5 साल की लिमिट देखेगी। मुझे फोटो स्क्रीनशॉट लेके मत भेजना, क्योंकि वो लिमिट गलत है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप एक्ट चेक कर सकते हो जी, आप एक बार एक्ट जाके चेक कर लेना कस्टम का, उसमें आपको दिख जाएगा कोई 3 साल 5 साल की लिमिट नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। अब लिमिट वहां पे है टिल क्लियरेंस। टिल क्लियरेंस का मतलब क्या कि जब तक तुम्हें वो क्लियर नहीं करवाना, तब तक उसको तुम वेयर हाउस में रख सकते हो। बस ये बात ध्यान दो जी। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, वेयर हाउसिंग का पीरियड क्या है? अगर इंपोर्टर अदर देन ईओयू है, ये नोटिंग आपने करनी है जी। ये नोटिंग ना आपके नोट्स में नहीं होगी, ये नोटिंग सेपरेट है, इसको छोड़ के बाकी सारी नोटिंग आपके नोट्स में है जी। तो इसको चाहे स्क्रीनशॉट लेके एक बार उतार लेना जी, इसको प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना। और प्रोफेशनल वाले बच्चों के कुछ अलग से नोट्स भी आएंगे जो अगली 2-3 क्लास के होंगे, तो उनको वो नोट्स भी करने हैं, और ये 71 पेज तो करने ही करनी है जी। और एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को बस ये 71 पेज करने हैं, मेरे ख्याल 71 पेज हैं, यस। तो एक बार चेक करो जी, इंपोर्टर अगर अदर देन ईओयू है तो 1 ईयर, और अगर ईओयू की बात करूंगा तो लिमिट यहाँ पे मैं दोबारा बोल दूं, कोई 3 साल की लिमिट नहीं है, कोई 5 साल की लिमिट नहीं है, यहाँ पे लिमिट है टिल क्लियरेंस की, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। ये जो नई लिमिट है वो ये वाली है। अब बच्चा कहता है सर जैसे मान लो मैंने वेयर हाउस में सामान रखा, फिर तो कोई भी पर्सन क्या करेगा, वेयर हाउस में सामान रख देगा और आराम से घर में बैठ जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है भाई, गवर्नमेंट तो कस्टम ड्यूटी का नुकसान है। और अगर मान लो बाद में उसने सामान वेयर हाउस से क्लियर नहीं किया, फिर गवर्नमेंट ड्यूटी कैसे कलेक्ट करेगी? तो गवर्नमेंट ये बात कहती है भैया हम भी पागल नहीं है, अगर तुम इंडियंस हो तो हम भी इंडिया की गवर्नमेंट है। बच्चा कहता है मतलब ये कि अगर तुम माइंड चलाने की सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं वहाँ सामान ले जाऊंगा और मैं बाद में ड्यूटी पे कर दूंगा, ड्यूटी में डिले कर दूंगा, और मैं बाद में ड्यूटी पे ही नहीं करूंगा, मैं भाग जाऊंगा, तो गवर्नमेंट कहती टेंशन मत लो। जब तुम सामान ये वेयर हाउस में लेने जाओगे, जब तुम सामान ये वेयर हाउस में लेके जाओगे, तो वेयर हाउस में रखने से पहले तुम्हें जितनी ड्यूटीज की बनती है ना, उसके 3 गुना तुम्हें यहाँ पे सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। मैं दोबारा कह रहा हूं सर, आपको 3 गुना यहाँ पे, मतलब जो ड्यूटी है उसके 3 गुना आपको सिक्योरिटी जमा करवानी है। आपने कुछ बुक्स में यहाँ पे ट्वाइस देखा होगा,
वो ट्वाइस लिमिट अब खत्म हो चुकी है, अब लिमिट थ्राइस है। मैं दोबारा बोलूँ सर, एक जमाने में ट्वाइस लिमिट होती थी, अब ये लिमिट थ्राइस हो चुका है। थ्राइस का मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरी 100 रुपये की ड्यूटी है तो 300 रुपये के बराबर मुझे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बॉन्ड का मतलब सिक्योरिटी। याद करो जीएसटी में इंस्पेक्शन वाला चैप्टर था, इंस्पेक्शन वाले चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है, मतलब सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, वही सेम बात यहाँ पे। बट जीएसटी में जितना हमारा ड्यूटी होती है उसके बराबर ही सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे 3 गुना होती है जी। मतलब कस्टम में ध्यान, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि भैया ड्यूटी के कितने टाइम्स आपको सिक्योरिटी जमा करनी है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, तो आप ट्वाइस लिख के नहीं आओगे, थ्राइस लिख के आओगे। देखो यहाँ पे एक बार, वेयर हाउसिंग बॉन्ड, बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी, दैट इज थ्राइस ऑफ द डे ऑफ ड्यूटी ऑफ अमाउंट, मतलब जितनी ड्यूटी का अमाउंट है उसके थ्राइस अमाउंट का जो होगा वो हमें बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है। इसको हम पता क्या बोलते हैं, इसको वैसे हम बोलते हैं इनटू बॉन्ड। इनटू बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब हम सामान वेयर हाउस में लेके जाएंगे तो लेके जाने से पहले आपको ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बच्चा कहता है सर फिर जब मैं सामान क्लियर कराऊंगा तो क्या ये बॉन्ड मेरा वापस मिल जाएगा? आंसर इज यस। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप ये सामान लेके जा रहे हो तो बॉन्ड गिरवी रखो, जब बाद में सामान क्लियर करोगे, जब तुम ड्यूटी पे कर दोगे, ये बॉन्ड तुम्हारा रिडीम हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये इंटरेस्ट कब लगेगा? गवर्नमेंट कहते हैं वैसे टाइम लिमिट यहाँ पे 1 साल की है, बट 90 डेज के बाद ना इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कमाल की बात है, सर गवर्नमेंट ने कमाल कर दिया। मतलब पागल कैसे बनाया जी? वैसे बोल दिया 1 साल तक सामान रख दो, वैसे बोल दिया 1 साल तक सामान रख दो, बट 1 साल तक विदाउट इंटरेस्ट नहीं, 90 डेज तक विदाउट इंटरेस्ट, और जहां 90 डेज खत्म होंगे उसके बाद इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा एट द रेट 15% पर एनम जी। तो मैं दोबारा बोलूंगा जी, वैसे लिमिट हमारी 1 साल की है, टिल क्लियरेंस की है, बट गवर्नमेंट कहते हैं कि नॉर्मल केस में अगर 90 दिन तक तुमने ये सामान बाहर नहीं निकाला तो 90 दिन के बाद वेयर हाउस में तुम रख तो सकते हो, बट तुम्हारे पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट। किस रेट से? 15% पर एनम। बस ये बात ध्यान देना जी। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट लगेगा आफ्टर 90 डेज एट द रेट 15% पर एनम। ये बातें आपकी मेन वेयर हाउसिंग की है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ध्यान दें, अगर एक आधा क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि वेयर हाउसिंग वाले केस में इंटरेस्ट का रेट क्या है, वेयर हाउसिंग वाले केस में कितने पीरियड रख सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है 1 साल या टिल क्लियरेंस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन कौन से वेयर हाउस होंगे, पब्लिक वेयर हाउस होंगे, प्राइवेट वेयर हाउस होंगे या स्पेशल वेयर हाउस होंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा, कितने दिन तक सामान विदाउट इंटरेस्ट हम वेयर हाउस में रखेंगे, 90 डेज तक, उसके बाद क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट। ये सारी बातें आपके एग्जाम के अंदर बनेंगी जी, बस ठीक है। बाकी प्रोफेशनल वाले बच्चों को अगले आने वाली क्लास में इसको मैं और प्रोविजन वेयर हाउसिंग है डिटेल में, उसको हम बाद में समझेंगे जी। अब यहाँ पे आ जाओ एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब अगला पॉइंट है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब अगर मैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर की बात करूंगा, इसका मतलब क्या है? याद करो सर, अगर आपको थोड़ी बहुत बातें याद आती हो, इंपोर्ट प्रोसीजर के अंदर मैंने क्या कहा था? कुछ याद आ रहा है जी? सर बस 1 घंटे की बात है, देखो सिर्फ 1 घंटा मेरी बातें सुन लो, मैं सही बता रहा हूँ सर, मैं यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोलूँगा। ये 1 घंटा मैं स्पेशली आपके लिए आया हूँ सर। मैंने हमेशा हर बैच में इसको होमवर्क दिया है, क्योंकि बातें मेरे समझाने वाली इतनी है नहीं सर। अगर आप इसको, ये बिल्कुल थ्योरी है, प्योर थ्योरी है, इसको अगर आप नॉर्मल रीडिंग भी लोगे ना तो भी आपको समझ में आएगा। मैं फिर भी क्यों आया? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ रीडिंग नहीं कर सकते। तो मैं कोई यह है कि कम से कम मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहोगे, ऑटोमेटिकली हमारे सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे। और अगर 1 घंटा बैठ जाओगे ना, मैं कह रहा हूँ एक आधा क्वेश्चन भी बन गया, वो फ्री के नंबर हैं, क्योंकि आपने खुद तो पढ़ना नहीं। तो बेटर ये है कि अगर मैं ओवरव्यू दे दूंगा तो कम से कम पढ़ने का मन करेगा, एक बार रीडिंग भी आप कर लोगे, ठीक है। तो प्लीज़ 1 घंटा मेरी बात सुन लो, फिर आपकी छुट्टी है, टाटा है, बाय बाय, फिर हमारा कस्टम खत्म है, बस ठीक है। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब अगर मैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर की बात करूंगा तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है सर? एक बात मैंने सोच के बताना। इंपोर्ट वाले केस में अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आता हो, इंपोर्ट वाले केस में जो मैंने आपको समझाया था, याद करो सेक्शन नंबर 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, कुछ याद आ रहा है आपको? आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है, एंट्री इनवर्ड मिलेगा, फिर अनलोडिंग परमिशन मिलेगी, फिर अनलोडिंग होगी अप्रूव प्लेस पे, उसकी सुपरविजन में होगी। ये सारी बातें हमने की थी। अब सोच के बोला, जो बातें इंपोर्ट प्रोसीजर में थी ना, वही रिवर्स करके हमें एक्सपोर्ट प्रोसीजर में करनी है। मतलब वहां पे क्या था कि जब हमें सामान मंगाना है बाहर से तो क्या कंप्लाइंस पूरे करने पड़ेंगे, वो सारी बातें इंपोर्ट की थी। अब जब हमें सामान यहां से भेजना है, उस केस में क्या कंप्लाइंस पूरे करने पड़ेंगे, वो अब देखने जा रहे हैं जी, ठीक है। अब एक बात मुझे बताना जी, याद करो जब मुझे सामान मैंने बाहर से मंगाया था, तो जब वो सामान मुझे क्लियर करवाना था तो मैंने क्या फाइल की थी? बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, और अगर वेयर हाउसिंग से घर आ रहा होगा तो अंडर सेक्शन 68, अगर आपको ध्यान आता हो जी। याद आ रहा है कुछ आपको? व्हाइट कलर की, ग्रीन कलर की, येलो कलर की, 3 तरह की बिल ऑफ एंट्री थी जी। अगर आपको में भी ध्यान आता हो तो गवर्नमेंट कहते हैं यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे शिपिंग बिल होगा जी।
या तो मैं बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोलूंगा या मैं शिपिंग बिल बोलूंगा, बस ये बात ध्यान दो। देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 50, अगर आपको सामान बाहर भेजना है तो आपको पहले शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा। मतलब शिपिंग बिल का मतलब आप वही ड्यूटी असेस करो, अगर एक्सपोर्ट पे ड्यूटी है तो आप ड्यूटी पे करोगे पहले। मतलब ध्यान रखना, इंपोर्ट पे ड्यूटी बाद में पे होती है। मतलब इंपोर्ट में क्या होता है कि पहले सामान इंडिया में आएगा, फिर एक्सपोर्ट पे आएगा, जब वो सामान क्लियर करवाना होगा फिर मुझे ड्यूटी देनी होगी। एक्सपोर्ट वाले केस में ना ये मत सोचना कि जब वो सामान इंडिया से बाहर जाएगा फिर मैं ड्यूटी पे करूंगा। गवर्नमेंट करी हेलो भाई, जब वो सामान 12 नॉटिकल माइल ही क्रॉस कर गया तुम तो फिर वहां जाके कहोगे चलो पकड़ लो, मेरे को पकड़ लो, मैं तो भाग रहा हूं। भाई सोच के बोलो, अगर मान लो आपके ऐसा कोई बच्चा हो, आप 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करके मेरे को तो चढ़ाना स्टार्ट कर दोगे ना, ए, देखो मैं तो 12 के बाहर आ गया, मैं तो 12 के बाहर आ गया, अब तो मैं इंडिया में ही नहीं हूं, अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये लो ड्यूटी ले लो, ड्यूटी ले लो, ड्यूटी ले लो, तुम तो मेरे मजे ले लोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा हेलो भैया, एक्सपोर्ट वाले केस में ऐसा नहीं होगा। एक्सपोर्ट वाले केस में पहले ड्यूटी का भुगतान होगा, फिर वो सामान बाहर जाएगा और फिर हम देंगे लोडिंग परमिशन। तो दोनों के अंदर फर्क समझना सर, दोनों के अंदर फर्क क्या है कि इंपोर्ट वाले केस में पहले सामान आता है, फिर सामान क्लियर करवाते हैं, फिर ड्यूटी पे करते हैं। मतलब कमाल के बाद सामान आ गया उसके बाद ड्यूटी की बातें हो रही हैं। एक्सपोर्ट वाले केस में अभी सामान इंडिया के बाहर जाना है, बाहर गया नहीं है, बट गवर्नमेंट करेगी पहले ड्यूटी दोगे, फिर जाके परमिशन मिलेंगी, फिर जाके ऑर्डर पास होंगे, तब कहीं जाके सामान बाहर जाएगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। देखो यहाँ पे पहले फाइल करो शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ई फाइलिंग करोगे, ड्यूटी पे करोगे। 51 में फिर जाके क्या पास होगा, क्लियरेंस ऑर्डर पास होगा। फिर एक सेक्शन 39 है एंट्री आउटवर्ड, इनवर्ड की बजाय यहाँ पे आएगा एंट्री आउटवर्ड। एंट्री आउटवर्ड का मतलब क्या है कि भैया अब तुम्हें परमिशन मिल जाएगी। जैसे वहाँ पे क्या थी, आपकी अनलोडिंग परमिशन थी, यहाँ पे लोडिंग परमिशन मिल जाएगी। वहाँ पे क्या थी, अनलोडिंग परमिशन, यहाँ पे क्या मिल गई, लोडिंग परमिशन। फिर लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन कन्वेंस, आप गुड्स को लोड करोगे, सेक्शन नंबर 40। एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करते हैं, जाने से पहले एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करते हैं, सेक्शन नंबर 41 ए, सेक्शन नंबर 41। अच्छा फिर वहां पे कहता है कि याद करो सेक्शन नंबर 30 कैपिटल ए था। 30 कैपिटल ए में क्या था कि आपको इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है, अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करनी है और आपको पैसेंजर मैनिफेस्ट फाइल करनी पड़ती थी। वही सेम केस यहाँ पे है, पैसेंजर डिपार्चर मैनिफेस्ट। मतलब वहाँ पे पैसेंजर अराइवल मैनिफेस्ट थी, यहाँ पैसेंजर डिपार्चर मैनिफेस्ट है कि अगर जो पैसेंजर जा रहे हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि वो यहाँ पे होगी। और फिर लास्ट में फिर पास होगा डिपार्चर ऑर्डर, ओके टाटा बाय बाय, अब तुम यहाँ से जा सकते हो जी। ये सारे एक्सपोर्ट करने के तरीके हैं। आज तक कभी एग्जाम में क्वेश्चन बना नहीं है, ना प्रोफेशनल ना एग्जीक्यूटिव कहीं नहीं बना, बट हाँ ये पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के एग्जाम में कि एक्सपोर्ट वाले केस में जो तुम वैल्यू पे ड्यूटी निकालते हो वो किस वैल्यू पे निकालते हो, एफओबी प्राइस पे। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान देगा जी, अगर बात करूंगा इंपोर्ट वाले केस में, मैं कई बार बोल चुका हूँ सीआईएफ वैल्यू पे, और एक्सपोर्ट वाले केस में एफओबी प्राइस पे ड्यूटी निकालते हैं, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपोर्ट प्रोसीजर हैं जी। ओके है, पक्का पक्का, चलो जी इधर सुना ध्यान से। अब फाइनली ये हमारे कस्टम के मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, उसके नोट्स यहाँ पे हैं जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव में इन सारे नोट्स में से जो भी नोट्स हम हमारे आगे आने वाले हैं, या तो एक आधा क्वेश्चन बनेगा, 1 या 2 नंबर का ही। प्रोफेशनल वालों के एग्जाम में 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। वो बात हमें पता, देखो आप खुद देखो रही कस्टम का सिलेबस कितना वाइड है, वेटेज कितनी कम है, बट करना हमें पूरा है सर। क्योंकि जिस दिन इंस्टीट्यूट का दिमाग घूम गया, पता नहीं पेपर कहाँ से बनेगा, तो हमें तो पूरा 100% करके जाना है भैया, चाहे पेपर बने कहीं से भी। जब एग्जाम हमारे हाथ में, हमें ये लगे कि हमने सारा पढ़ा हुआ है जी। ठीक है, इधर सुना ध्यान से। अब सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है कि रूल्स और रेगुलेशन में फर्क क्या है जी। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, बट रूल्स और रेगुलेशन का फर्क क्या होता है। रूल्स का मतलब जो रूल्स बनाने की पावर है कस्टम में सेक्शन 156 के पास है, रेगुलेशन बनाने की पावर सेक्शन नंबर 157 के पास है। मेन ध्यान देने वाली बात क्या है, मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और रेगुलेशन जो होंगे वो सीबीआईसी बनाएंगे, बस ये बात ध्यान दो। सीबीआईसी मीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। उसके बाद रूल्स आपकी सपोर्ट करेंगे एक्ट की, और जो रेगुलेशंस होंगी वो एक्ट और रूल्स दोनों की सपोर्ट करती हैं। मतलब ये बात ध्यान देना कि एक्ट सबसे बड़ा है, एक्ट सबसे बड़ा है, उसका साथ कौन देंगे, रूल्स। इन दोनों का साथ कौन देगा, रेगुलेशन। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है नी, अब इसमें क्या क्या कस्टम में कवर होगा, ये सारी बात अगर रीड करनी हो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो जी। मेन आपको बस ये ध्यान देना है कि रूल्स बनाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेगुलेशन बनाने वाली सीबीआईसी हैं। रूल्स एक्ट की सपोर्ट करते हैं, रेगुलेशन जो हैं वो एक्ट और रूल्स दोनों की सपोर्ट करती हैं, बस ये बात ध्यान दो जी। ये दोनों में डिफरेंस आपका निकल के आ गया। उसके बाद यहाँ पे चेक करना जी, अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। मैं पहले ही बता चुका हूँ जी, कस्टम ड्यूटी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, याद करो जी। एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया, CVD 31 हो गया, CVD 35 हो गया, फिर आपका काउंट मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया,
प्रोटेक्टिव ड्यूटी हो गया जी, सेफ गार्ड ड्यूटी हो गया, ये सारे आपके देखो ड्यूटी के टाइप है। देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी, सीबीडी हो गया, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी हो गया, जीएसटी कंपनसेशन सेस हो गया जी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी हो गया, सेफ गार्ड हो गया, सीबीडी ऑन सब्सिडाइज, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सारी की सारी ड्यूटी हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल के एग्जाम में मे बी एक क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का। बच्चा कर कितने नंबर का कस्टम है? 10 नंबर का। ठीक है, बट हाँ ओल्ड सिलेबस में ज़्यादा नंबर का है तो मे बी वहाँ बन जाए, बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ न्यू वाले बच्चों को एक क्वेश्चन तो फिक्स है वैल्यूएशन, बाकी 5 मुझे नहीं पता कहाँ से आएंगे। और एग्जी वाले बच्चे तो आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कस्टम ड्यूटी के कौन कौन से टाइप्स हैं जी। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स कस्टम ड्यूटी के हैं, ये बात ध्यान देना जी। ठीक है जी, उसके बाद जी फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अब यहाँ पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, मुझे फटाफट से बोल दो जी, अब चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज का रेट क्या है? याद करो 10%। आपको मैंने कहा था कि पहले आप क्या निकालोगे? बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालोगे, फिर बीसीडी का 10% निकाल दोगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% होगा जी, ये आपका निकल के आ गया। ये बात क्लियर है जी। और देखो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता? सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब सीवीडी 3(1) और जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी होती है उसके ऊपर ये आपका एप्लीकेबल होता है, आपको मैंने लिखवाया भी था जी। उसके बाद ना एक सेस है जो हमने भी क्लास में नहीं किया, रीजन बिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने का चांस ही नहीं है। ये सेस लगता है, इसका नाम है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। प्रोफेशनल वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होगा वो इसका नहीं बनेगा। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उनके पेपर गोले भरने वाले हैं। तो अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का रेट क्या है और किस पर एप्लीकेबल होगा, तो ये लगेगा आपका पेट्रोल पे और हाई स्पीड डीजल पे। मतलब ये लगेगा पेट्रोल पे और डीजल पे, और कितना है जी? 8 रुपए पर लीटर। कमाल की बात देखो सर, आपको लग रहा है ना पेट्रोल डीजल महंगे क्यों हैं? इतने सारे तो सेस, इतने सारे टैक्स लगे हुए हैं। 8 रुपए पर लीटर गवर्नमेंट ने लगा दिया है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। मतलब कमाल की बात देखना सर, अगर इंपोर्टेड इनटू इंडिया, अगर बाहर से पेट्रोल इंपोर्ट हो रहा है, बाहर से डीजल इंपोर्ट हो रहा है, तो 8 रुपए पर लीटर उस पर क्या लगेगा? सेस लगेगा। इसका पैसा गवर्नमेंट किस में यूज करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड के अंदर जी। तो एग्जाम में क्वेश्चन गोले भरने वाला बन सकता है। फटाफट से बताओ क्या क्वेश्चन बनेगा कि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस किस पर लगेगा जी? पेट्रोल पे और डीजल पे। क्या रेट लगेगा? 8 रुपए पर लीटर। बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, अच्छा एक सेस अभी फाइनेंस एक्ट 2020 में और नया लेकर आए हैं, ये है हेल्थ सेस। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं है सर। इनकम टैक्स में क्या था? जल्दी बोला, इनकम टैक्स में क्या था? इनकम टैक्स में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, उसका रेट क्या है? 4%। वो किस पे लगेगा? टैक्स पे लगेगा। अब यहां पे एक सेस आया है हेल्थ सेस, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये जो आपके मेडिकल इक्विपमेंट होंगे ना, स्पेसिफाइड मेडिकल इक्विपमेंट जो होंगे उसकी इंपोर्ट पर ये सेस एप्लीकेबल होगा जी। ठीक है जी, तो फाइनेंस एक्ट 2020 से एक नया सेस आया है। ये भी मतलब प्रोफेशनल वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बनेगा वो कभी इसका नहीं बनेगा स्पेसिफिक। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, गोले भरने वाले बच्चे ध्यान दें जी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ भाई अगर आपने मेडिकल इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट किया, उस केस में कौन सा सेस एप्लीकेबल होगा? हेल्थ सेस। रेट क्या होगा? 5% जी। और जो भी आप इसका हेल्थ सेस पे करोगे ना, उसका कोई भी क्रेडिट तुम अवेल नहीं कर पाओगे। बस ये बात ध्यान दो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, Finance Act 2020 has imposed a health cess on import of medical equipment of classified in 4th schedule। अब कौन से क्लासिफाइड हैं वो हमारे किसी काम के नहीं। बस आपको ये बात ध्यान देना कि अगर स्पेसिफाइड मेडिकल इक्विपमेंट के हम इंपोर्ट करते हैं, उस केस में 5% सेस एप्लीकेबल होगा वैल्यू पर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टैक्स पर नहीं जी। इनकम टैक्स वाला सेस टैक्स पर है, जीएसटी वाला सेस वैल्यू पर है, और ये कस्टम वाला सेस जो है ये भी आपका वैल्यू पर है। बट मैं दोबारा बोलूंगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो 10% है मेरे बच्चे, वो बेसिक कस्टम ड्यूटी पर है, वो टैक्स पर है। दोबारा सुनो जी, ये जो कई बच्चे बातें कर रहे हैं उनको लग रहा है कि ये तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं। पढ़ तो खुद भी सकते हो, बट मुझे पता ना कि आपने पढ़ना नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। और दिसंबर वाले बच्चे मुझे पता है ये स्किप करके जाएंगे जी। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इस पर 1 घंटा लगा रहा हूँ। किस लिए? वो स्पेशली आपके लिए, क्योंकि ये बातें आप खुद सोचो सर, इसके अंदर समझने वाली बातें नहीं, पढ़ने वाली बातें हैं। बट मुझे पता है कि आप घर में होमवर्क करोगे नहीं, तो मैं आपके लिए ही यहाँ पे 1 घंटा आया हूँ सर। मेरी बातें सुन लो, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे के बाद जो मर्जी करना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट 1 घंटा बस मेरी बात सुन लो जी। और आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ सर, मेरा फायदा नहीं आपका फायदा होगा, ध्यान रखना। इधर सुना मैं ध्यान से क्या बोला रही। अब मान लो मैंने क्या बोला? सोशल वेलफेयर सरचार्ज, चाहे लिख लेना, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा टैक्स पर, मतलब ड्यूटी पर। बट जो ये वाला सेस है ये एप्लीकेबल होगा वैल्यू पर। उसने क्या बोला? 5% ऑन असेसेबल वैल्यू।
मतलब जो असेसेबल वैल्यू निकल के आएगी ना, जो भी आपकी फाइनल असेसेबल वैल्यू होगी उस पर 5% आपको सेस देना पड़ेगा, बट हर केस में नहीं, अगर स्पेसिफाइड मेडिकल इक्विपमेंट आपने इंपोर्ट किए होंगे उस केस में जी। उसके बाद देखो, क्रेडिट ऑफ हेल्थ सेस इज नॉट अवेलेबल टू द इंपोर्टर, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर मेडिकल इक्विपमेंट, देखो मेडिकल डिवाइस विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू हेल्थ सेस, मतलब जहां पे कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट होगी उस केस में सेस की बात भी नहीं होगी। तो मेन ध्यान देने वाला क्या जी, मेन ध्यान देने वाला ये है, अब तीन तरह के सेस, एक तरह से 3 तरह के सेस कस्टम में आ गए। फटाफट से बोलना कौन कौन से, एक बार लिख के बताओ कौन कौन से हो गए। एक तो हो गया स्वच्छ भारत सरचार्ज या स्वच्छ भारत सेस आप बोल लो। दूसरा क्या हो गया जी हमारा, दूसरा हो गया रोड और इंफ्रा सेस, रोड और इंफ्रा सेस हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया, हेल्थ सेस हो गया। ये तीनों कस्टम में है जी, ये तीनों कस्टम में। ये जो सोशल वेलफेयर है ये किस रेट से लगेगा, 10% से लगेगा। किसका लगेगा, एक तरह से बेसिक कस्टम ड्यूटी का लगेगा। अगर क्वेश्चन में CVD 3(1) या प्रोटेक्टिव ड्यूटी भी दी होगी तो उसका भी लगा देंगे, बट नॉर्मल किस केस में लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी का। उसके बाद ये रोड इंफ्रा सेस कब लगेगा जी, ये आपका लगेगा एक तो पेट्रोल, अगर आपने पेट्रोल इंपोर्ट किया या हाई स्पीड डीजल अगर इंपोर्ट किया उस पे 8 रुपए पर लीटर आपका ये क्या लगेगा सेस, मतलब जितने लीटर इंपोर्ट किया होगा उस पे 8 रुपए के हिसाब से आप यहाँ पे सेस कैलकुलेट कर लोगे। फिर है हेल्थ सेस, जो भी नया आया है, ये हर केस में नहीं है। अगर स्पेसिफाइड मेडिकल इक्विपमेंट आपने इंपोर्ट किए होंगे तो जो भी उसकी असेसेबल वैल्यू होगी उसका 5% आपको सेस देना पड़ेगा। ये 3 सेस कस्टम में निकल के आ गई। तो जीएसटी में सेस कौन सा है, जीएसटी कंपनसेशन सेस। इनकम टैक्स में सेस कौन सा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कस्टम में सेस आपके 3 तरह के हैं। ये सोशल वेलफेयर वाला तो हर केस में लगाना है, ये तो जब भी क्वेश्चन बनेगा वैल्यूएशन का हर केस में लगाना है। बट ये दोनों जो होंगे ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये वाला एप्लीकेबल होगा पेट्रोल और डीजल वाले केस में, और ये एप्लीकेबल होगा किस केस में होगा जी, ये मेडिकल इक्विपमेंट वाले केस में होगा और किसी केस में नहीं होगा जी। ठीक है, तो ये आपका सेस निकल के आ गया। चलो जी, उसके बाद आओ जी, अब अगला एक टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब वैल्यूएशन तो हम कर चुके हैं, मेन मुद्दा है क्लासिफिकेशन। अब एक छोटा सा ना टॉपिक है कस्टम में क्लासिफिकेशन का जी। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है सर, एक बात मेरे सोच के बताना। अब ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, इसका एक सिंपल सा रीज़न है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी काजू कतरी देखी है, आपने कभी काजू कतरी की बर्फी देखी हो? ओह माय गॉड, भगवान पाप लगाएगा, इतना गंदा पाप लगाया ना विवेक सर, आपको सही बता रहे हैं। काजू कतरी का नाम लेके ना हमें ढूंढना पड़ेगा, मम्मी फ्रिज खोलो, मम्मी बर्फी दे दो। कई बच्चे काजू कतरी के ऐसे फैन हैं, कह रहे सर काजू ही खा लेते हैं, कतरी हम बाद में खा लेंगे, काजू खा लेते हैं। इधर सुनो ध्यान से ना देखो, अगर किसी बच्चे ने काजू कतरी देखी हो तो काजू कतरी के ऊपर ना सिल्वर कलर का, मतलब सिल्वर तो चांदी होती है, चांदी अगर आपने कभी देखा चांदी का बुरा सा होता है, हेलो चांदी का बुरा होता है। अब सोच के बोलना उसको मैं बर्फी में कवर करूं या सिल्वर में कवर करूं सर, क्योंकि जब तक आप यही नहीं बताओगे कि वो क्लासीफाई कहां होगा तो रेट कौन सा एप्लीकेबल करूंगा। याद करो ये प्रॉब्लम जीएसटी के अंदर भी थी। नहीं यार बात समझ में सर, क्लासिफिकेशन आपको मैं बता दूं 7(1) कैपिटल ए शेड्यूल 2 7 पैरा होते हैं, 18 एंट्री होती हैं, 5 गुड्स वाली होती हैं और 13 सर्विस वाली होती है। वो क्लासिफिकेशन होता है, वही सेम कस्टम में है। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब अगर आपने बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट किया उसको क्लासीफाई कहां करोगे। मेरे पास समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप बैग है, अब अगर लैपटॉप बैग है तो अगर मैंने लैपटॉप बैग लिया वो प्लास्टिक का है, तो मैं लैपटॉप की एक्सेसरी में कवर करूं या प्लास्टिक में कवर करूं। मान लो प्लास्टिक का बना हुआ है जी, मतलब एक ब्रीफकेस है, एक ब्रीफकेस प्लास्टिक का है, तो उसको मैं प्लास्टिक में कवर करूं या ब्रीफकेस में कवर करूं। क्यों, क्योंकि वो ब्रीफकेस भी है वो प्लास्टिक का। अब दोनों एंट्री कस्टम में अलग अलग हैं, तो कहां क्लासीफाई करूंगा गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए मैं क्लासिफिकेशन की नीड है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। आज जैसे एक बात बताओ सर, आज नॉर्मल केस में आपने देखा होगा, आज शर्ट जैसे मान लो मैंने शर्ट डाल रखी है, अब आर जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं दोनों शर्ट डाल लेते हैं, टी शर्ट हैं दोनों डाल लेते हैं, बट हाँ सूट जो है, मतलब बच्चा लड़का कह रहा है सर सूट भी दोनों, हाँ सूट डाल लेना, कोई बात नहीं डाल लेना सूट। एक बार ऐसा करना, सूट डाल के ना सड़क पे जाना, सही से ऊपर चुन्नी करके सड़क पे जाना, फिर मैं दिखाऊंगा नालायक। मतलब सर शर्ट और टी शर्ट की बात अलग है, बट सूट तो सर गर्ल्स ही डालती हैं। मेरे को तो पता नहीं अब आप में से कोई बच्चा डालता हो, मैंने तो कभी डाला नहीं भाई। हद हो गई, इतने नालायक बच्चे हैं ना। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कुछ और, बच्चा कह रहा है सूट सिर्फ गर्ल्स डालती हैं। अब सुनना ध्यान से मैं कहना क्यों चाह रहा हूँ। अब सोच के बोला, एक शर्ट ली कस्टम में जो आपका शेड्यूल 1 है जहां पे इंपोर्ट ड्यूटी के रेट हैं, वहां पे बॉयज शर्ट के अलग रेट हैं और गर्ल्स शर्ट के अलग रेट हैं। अब अगर मान लो शर्ट ली है तो शर्ट को बॉयज मानेंगे गर्ल्स मानेंगे, रेट कौन सा एप्लीकेबल करेंगे वो क्लासीफाई करना पड़ेगा। बट अगर किसी बच्चे ने स्पेसिफिकली अगर कभी देखा हो, आप अगर आप कभी मॉल्स में जाते हो
तो मोस्ट आपने देखा हो जो गर्ल्स की स्पेसिफिकली गर्ल्स की जो शर्ट होती हैं और जो बॉयज़ की स्पेसिफिकली शर्ट होती हैं उनके बटन अलग डायरेक्शन में होते हैं। आप कभी ऑब्जर्व करना सर, आप कभी ऑब्जर्व करना, बॉयज़ के बटन जो होंगे वो आपके इस साइड होंगे जी, और गर्ल्स के जो बटन शर्ट के बटन होंगे वो रिवर्स साइड होंगे। आप कभी देखना जी। बच्चे कह रहे हैं सर ये आप मॉल्स में जाके क्या यही देखते रहते हो क्या? हाँ भाई क्या चक्कर है। नालायक को एक बात तो तुम्हें एग्जाम्पल देने के लिए समझाना पड़ता है। अब मैं एग्जाम्पल ना दूं तुम्हें आज तक पता ही नहीं लगता। अब कई बच्चे तो अपने अपनी शर्ट के बटन देख रहे हैं, कहते हैं अच्छा अच्छा हमारे बटन सर यहाँ इधर देखो ध्यान से। नालायक को मैं बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब वैसे तो शर्ट कोई भी डाल ले, बट जो गर्ल्स की स्पेसिफिक शर्ट होती हैं उनके बटन और जो बॉयज़ की स्पेसिफिक शर्ट होती है उनके बटन रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं। तो उससे पहचान होती है कि हाँ भाई वो किसकी शर्ट है, उसके बेस पे रेट एप्लीकेबल होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मेनली गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है कि हम जो भी गुड्स इंपोर्ट करेंगे उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, किसके बेस पे क्लासीफाई करेंगे, उसके रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो देखो ये गवर्नमेंट कह रही है क्लासिफिकेशन जो बेस है वो किस पर बेस है, HSN के ऊपर बेस है। याद करो HSN कोड, जीएसटी के अंदर भी क्या होते हैं, HSN कोड होते हैं ना, वही सेम कस्टम में भी है। तो ये बात ध्यान दो, जीएसटी में क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, HSN है, और ऐसे ही कस्टम में क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, HSN है। हाँ, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ध्यान दें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि HSN कितने कोड का होता है कस्टम में। तो ध्यान रखना 8 कोड का होता है, 8 डिजिट, देखो लिखा ना 8 डिजिट कोडिंग सिस्टम होता है। पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं चैप्टर नंबर, उसके बाद अगले 2 डिजिट रिप्रेजेंट करेंगे हेडिंग नंबर, फिर रिप्रेजेंट करेंगे सब हेडिंग, फिर रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्ट कोड मतलब टैरिफ आइटम। 2 सिंपल सी बातें निकल के आ रही है। टोटल 8 डिजिट के कोड होते हैं, 2 2 2 2, और ये डिपेंड करता है पहला चैप्टर हो गया, फिर आपका हेडिंग हो गया, फिर आपका सब हेडिंग हो गया, फिर टैरिफ आइटम हो गया। उसके बेस पे पता लगता है कि आइटम किस में कवर होगी। आपको मैंने कहा भी था सर जीएसटी के अंदर कि अगर आप कोई भी गुड्स लेते हो, कोई भी गुड्स की सप्लाई करते हो, उस पर HSN कोड होता है, उसके बेस पे ही रेट पता लगते हैं। तो वही सेम कस्टम में है। अब देखो यहाँ पे रूल क्या है, पहले देखो आपका शेड्यूल 1 है ना, शेड्यूल 1 है इंपोर्ट ड्यूटी की रेट है, उसमें 21 सेक्शन है टोटल, 98 चैप्टर्स बने हुए हैं, फिर उसके आगे हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, इस तरह से बने हुए हैं जी। तो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, नॉर्मली आपको बताने के लिए कि प्रैक्टिकल अगर आप कभी भी देखो कस्टम टैरिफ एक्ट में अगर आप जाओगे उसमें शेड्यूल 1 में टोटल 21 सेक्शन है, 21 सेक्शन में 98 चैप्टर बने हैं, और उस चैप्टर में फिर हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, इस तरह से हमारे काम चल रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहते हैं किस तरह से आपको एनालाइज करना है, हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है रूल नंबर 1। भाई अगर तुम्हें किसी भी चीज को क्लासीफाई करना है, रूल नंबर 1 ये बात ध्यान देना कि कभी उसकी हेडिंग के बेस पे क्लासीफाई मत करना। भाई कभी उसकी हेडिंग के बेस पे क्लासीफाई मत करना, उसकी तुम्हें आगे सब हेडिंग भी देखनी पड़ेंगी। जैसे मान लो स्वीट्स, हेडिंग है स्वीट्स। अब स्वीट्स तो कई कैटेगरी की होती है ना भाई, स्वीट्स तो कई कैटेगरी की होती हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया एक तुम सामान लेकर आए, वो स्वीट्स की कैटेगरी में, तो स्वीट की कौन सी कैटेगरी में कवर है, स्वीट्स की तो हजारों कैटेगरी है। तो मतलब तुम्हें हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग, इस तरह से तुम्हें क्लासीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जाके तुम्हें पता लगेगा इस पे कौन सा रेट लगना है। तो सर फिर प्रैक्टिकल लाइफ में तो काफ़ी दिक्कत आती होगी। नहीं सर, कोड नंबर बने हुए हैं, आज हर आइटम के कोड नंबर है, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, पंगा ही है। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। और प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जीक्यूटिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जी। तो रूल नंबर 1 देखो, रूल नंबर 1 में तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइटल के हिसाब से क्लासीफाई नहीं होगा, हेडिंग सब हेडिंग में जाना पड़ेगा। मतलब जो ये टाइटल है उसके हिसाब से तुम क्लासीफाई नहीं करोगे कि हाँ भाई इसके हिसाब से क्लासीफाई हो गया जी, यहीं पे कवर होगा। गवर्नमेंट कहते नहीं, उसके आगे फिर फर्दर हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, उसके बेस पे डिसाइड करो ये आइटम कहाँ पे कवर होगी। रूल नंबर 1 बस ये बात कहता है। रूल नंबर 2 कहता है अनफिनिश्ड आर्टिकल एंड मिक्सचर। इसका मतलब क्या? रूल नंबर 1 कहता है कि अगर तुम्हारी आइटम जो है वो अनफिनिश्ड है, अगर तुम्हारी आइटम जो अनफिनिश्ड है, बट अनफिनिश्ड होने के बावजूद भी वो फिनिश्ड की कैटेगरी में कवर हो सकती है। भाई अगर तुम्हारी आइटम अनफिनिश्ड है बट फिर भी वो फिनिश्ड की कैटेगरी में कवर हो सकती है, तो फिर क्या करो, उसको फिनिश्ड आइटम मान के, उसको फिनिश्ड आइटम मान के जो है उस केस में उसको फिनिश्ड आइटम के बेस पे ड्यूटी एप्लीकेबल कर दो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, कार विदाउट टायर और विदाउट सीट वुड बी स्टिल कॉन्स्टिट्यूट एज कार। मतलब अगर कार विदाउट टायर है या विदाउट सीट है तो गवर्नमेंट का इसको तुम कार में ही कवर करोगे, बट अगर कार विदाउट इंजन है, अगर कार विदाउट इंजन है तो तुम कार में कवर नहीं कर सकते। भाई मेन अगर कार के साथ टायर नहीं है तो गवर्नमेंट कह रही टायर क्या, मतलब टायर क्या है, एक एंसिलरी आइटम है, मतलब साथ में उसकी जुड़ी हुई आइटम है, तो तुम उसे अभी भी कार में ही कवर करोगे। कार पूरी तैयार है, उसमें सीट्स नहीं है, तो अभी भी तुम कार में ही कवर करोगे। एक रेलवे का कोच है, रेल का कोच है, उसमें भी सीट नहीं लगी, तो तुम रेल कोच में ही कवर करोगे। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है,
ठीक है, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, बट आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ भाई रूल नंबर 2 ये बात कहता है कि अगर कोई अनफिनिश्ड आइटम होगी उसको फिनिश्ड आइटम की कैटेगरी में कवर कर सकते होंगे, तो फिनिश्ड आइटम की ही कैटेगरी में कवर करके उसका जो रेट होगा वो रेट एप्लीकेबल करोगे। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है जी, ठीक है। उसके बाद जी फिर गवर्नमेंट कह रही है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने क्या बोला, आज कई चीज़ें हैं और आप मान लो कई चीज़, आप बर्फ़ी है, अब बर्फ़ी के अंदर काजू पिस्ता अलग अलग आइटम मिक्स होती हैं, अब ये मिक्सचर है। अब अगर ये मिक्सचर है उस केस में फिर आप किस में कवर करोगे, तो गवर्नमेंट कहती है जो उसका मेन सब्सटेंस है, जो उसका मेन सब्सटेंस होगा आप उसमें कवर करोगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनी रेफरेंस इन ए हेडिंग टू ए मटेरियल और सब्सटेंस शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड रेफरेंस टू द मिक्सचर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दैट मटेरियल सब्सटेंस विद अदर मटेरियल सब्सटेंस। एग्जाम्पल नेचुरल रबर, नेचुरल रबर जो होती है वुड इंक्लूड इस मिक्सचर विद सिंथेटिक और अदर फॉर्म्स ऑफ रबर। मतलब जो नेचुरल रबर होती है उसमें क्या इंक्लूड होता है, मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक और अदर फॉर्म्स ऑफ रबर। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको बताओ रबर जो होती है, नेचुरल रबर जो होती है उसमें सिंथेटिक और अदर फॉर्म्स ऑफ रबर जो होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। तो मतलब जहां अब बच्चा कहता है सर नहीं हो पा रहा क्लासीफाई, भाई कई सारे हमारे सामने ना, हम मतलब कई मतलब मिक्सचर है कैटेगरी, हमारे सामने कई तरह की हेडिंग आ रही है, तो हम क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट कहते हैं टेंशन मत लो जी, मतलब याद करो सर वैल्यूएशन के अंदर भी रूल थे ना, वैल्यूएशन के अंदर भी रूल थे, यहाँ पर भी रूल है। गवर्नमेंट के लिए अगर तुम्हें क्लासीफाई करना है, रूल नंबर 1 कहता है टाइटल के बेस पे मत करो, रूल नंबर 2 के पास जाओ। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई अनफिनिश्ड है, फिनिश में कवर हो सकती है, फिनिश में कवर कर लो। मिक्सचर है जो मेन सब्सटेंस है उसमें कवर कर लो। अगर वो नहीं हो पा रही तो टेंशन मत लेना, रूल नंबर 3 के पास आ जाओ जी। रूल नंबर 3 कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्लासिफिएबल अंडर मोर देन वन हेड। वही बात आ गई ना कि अगर मोर देन वन हेड में कवर हो रही है जी, अब बताओ मैं क्या क्लासीफाई करूं। तो गवर्नमेंट कहती है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ओवर रूल करेगी जनरल आइडेंटिफिकेशन को। मतलब उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो ओवर रूल करेगी जनरल आइडेंटिफिकेशन को। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात मुझे बताओ जी, नेम प्लेट है, गाड़ी पे नेम प्लेट लगी है प्लास्टिक की। अब अगर गाड़ी पे नेम प्लेट प्लास्टिक की लगाई गई है तो उसमें दो हेड निकल के आ रहे हैं, दो हेड निकल के आ रहे हैं। एक तो आ रहा है जी असेसरी ऑफ मोटर व्हीकल, एक आ रहा है आर्टिकल ऑफ प्लास्टिक। एक आ रहा है असेसरी ऑफ मोटर व्हीकल, एक आ रहा है आर्टिकल ऑफ प्लास्टिक। अब है वो प्लास्टिक की बट है वो मोटर व्हीकल की असेसरी। तो गवर्नमेंट कह रही स्पेसिफिक क्या है भाई, ये नेम प्लेट जो है वो स्पेसिफिक क्या है, क्या ये प्लास्टिक के आर्टिकल में स्पेसिफिक मानी जा रही है या असेसरी ऑफ मोटर व्हीकल। खुद सोच के बोलना, असेसरी ऑफ मोटर व्हीकल तो क्लासीफाई किस में करेंगे, असेसरी ऑफ मोटर व्हीकल में क्लासीफाई करेंगे, उसके बेस पे यहाँ पे रेट लगाएंगे जी। अगला एग्जांपल वीआईपी बैग। और मार्केट में आप मॉल में जाओ वीआईपी बैग मिलते हैं। वीआईपी बैग का मतलब समझ गए ना, वीआईपी कंपनी के बैग बड़े बड़े ब्रीफ केस होते हैं, ठीक है। अब देखो कई वो प्लास्टिक के होते हैं, नहीं आप प्लास्टिक में कवर करूंगा, ब्रीफ केस में कवर करूंगा। तो गवर्नमेंट के लिए भैया स्पेसिफिक क्या है, वो ब्रीफ केस है, तो उसको ब्रीफ केस में कवर करके उस केस में ड्यूटी लगा दो। तो मेन पहला पॉइंट क्या है कि जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होगी। देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, मिंट टी, ओ माय गॉड, मिंट टी इज नॉट सेपरेटली क्लासिफाइड बट द क्लासिफिकेशन शुड बी टी as the product is the closest to the one under the heading tea mint is only a flavor। मतलब मिंट ओनली ए फ्लेवर, मिंट एक फ्लेवर है तो उसको टी में तुम कवर कर लो क्योंकि टी इज स्पेसिफिक, तो उसमें कवर करके काम खत्म करो जी। बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो कोई स्पेसिफिक नहीं नजर आ रहा, अगर कोई स्पेसिफिक नहीं नजर आ रहा तो फिर गवर्नमेंट कहती है फिर तुम देखो असेंशियल करेक्टर प्रिंसिपल कि उसमें असेंशियल करेक्टर किसका है। भाई अगर स्पेसिफिक नहीं दिख पा रहा फिर चेक करो असेंशियल करेक्टर किसका है जी। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखना, इफ वन इंपोर्ट, अगर किसी ने इंपोर्ट किया लीकर गिफ्ट सेट, लीकर गिफ्ट सेट इंपोर्ट किया, लीकर का गिफ्ट सेट इंपोर्ट किया, दैट हैव बोथ लीकर एंड ग्लासेस। अब लीकर एंड ग्लासेस बोथ आर स्पेसिफिक ना, बोथ आर स्पेसिफिक ना भाई, लीकर और ग्लास दोनों के अलग अलग हेड हैं भाई, क्लियर हेड हैं लीकर एंड ग्लास के। तो गवर्नमेंट कह रही है इट शुड बी क्लासिफाई अंडर द हेडिंग लीकर as the essential character of the composition item is liquor itself and the glass are pure ancillaries। तो भैया फिर इसमें असेंशियल क्या है, दो घुट पिला दे साखिया, ठीक है। असेंशियल वो है दारू है, दारू है जिसके अंदर शराब है, तो गवर्नमेंट कहती है इसको आप फिर शराब में कवर कर दो। बच्चा देखो चैट बॉक्स में बच्चा इन बातों से तो जितनी मर्जी बातें करवा लो, बच्चा तैयार है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। तो यहाँ पे किस में कवर करोगे, आप लीकर में कवर करोगे, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा अब मान लो दोनों इक्वल है, आप इसमें असेंशियल देख ही नहीं पा रहे। जैसे सिंपल सी बात है, टाई, ध्यान सुना, टाई प्लस वॉच, मैंने बाहर से टाई प्लस वॉच का एक कॉम्बो लिया। अब टाई और वॉच में क्या क्या असेंशियल है और क्या स्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई असेंशियल नहीं है। मेरी बात सुनना जी, मैंने टाई और वॉच का एक कॉम्बो लिया।
अब क्या मैं कह सकता हूं कि टाई स्पेसिफिक है? नहीं। क्या मैं कह सकता हूं कि वो स्पेसिफिक है? नहीं। क्या इसमें कोई एसेंशियल है? दोनों ही एसेंशियल है, फिर मैं क्या करूंगा? और कॉम्बो है, सिंगल प्राइस है, मैं क्या करूंगा? तो गवर्नमेंट कहते हैं फिर लेटर इज बेटर भैया। फिर भैया अगर नहीं हो पा रहा ना, फिर लेटर इज बेटर। लेटर इज बेटर का मतलब क्या है कि जो इन दोनों का कोड नंबर होगा उसके लास्ट के डिजिट जिसके लेटर वाले होंगे वो बेटर होगा, उसमें क्लासिफाई कर दो। देखो मैं आपको दिखाता हूं जी, ये लेटर इज बेटर प्रिंसिपल में देखो क्या लिखा हुआ है। एक गिफ्ट सेट, ध्यान से, एक गिफ्ट सेट विच है स्टोक एंड टाई, सोक्स ऑफ टाई। देखो सोक्स मतलब सोक्स हो गया और टाई हो गया, सोक्स और टाई दोनों अलग अलग हैं। कैन बी क्लासीफाई अंडर एनी ऑफ द अबव रूल एंड देयरफॉर शुड बी क्लासीफाई एज टाई, हेडिंग 6117 ओवर सोक्स 6115। तो लेटर क्या है? 6115 या 6117 हेडिंग है, तो 6117 हेडिंग है, तो आप 6117 में क्लासीफाई कर लो जी। तो बच्चे कह रहे हैं सर ये तो आज तक हमने कोई पढ़े ही नहीं थे। जिन बच्चों ने पहले कस्टम पढ़ा हुआ है, पढ़े कहाँ से होंगे? या तो होमवर्क मिला होगा या बस पढ़े ही नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा जी। तो मुझे पता है ना सर, मैं तभी 1 घंटा आया हूँ कि कम से कम अगर थोड़ी बहुत बातें बोलूँगा दिमाग में जाएंगी, याद रहेंगी एग्जाम तक, क्योंकि अब तो वैसे एग्जाम को बहुत कम दिन रह गए, और जिनके दिसंबर में हैं तो भी निश्चिंत होकर रहें सर, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार रिवीजन होगी जी। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं सर, एग्जाम में कभी टच नहीं होते, बट मैंने कहा ना एग्जाम में जिस दिन दिमाग घूम गया वो यही टॉपिक डाल देगा जो बच्चा करके नहीं जाता। तो भैया उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। सिंपल सी बात है सर, हम करके सारा कुछ जाएंगे, चाहे एग्जामिनर बनाए ना बनाए वो उसकी सिरदर्दी है, हमने सारा कुछ किया हुआ है, बात खत्म जी। हमें छोड़ना कुछ नहीं है, सिलेक्टिव बेस यूज नहीं करना बस, अगर पास होना चाहते हो बढ़िया नंबर से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चा कहता है सर ना तो मुझे स्पेसिफिक मिल रहा है, ना असेंशियल है, ना लेटर इज बेटर में कवर हो रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट कहते हैं भैया तुम फिर रूल नंबर 4 के पास जाओ, एकिन प्रिंसिपल। एकिन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मोस्ट सिमिलर। मोस्ट सिमिलर क्या है इससे रिलेटेड, और जो भी मोस्ट सिमिलर होगा ना उसको उसमें कवर करके काम खत्म करो। जैसे आपको मैंने कल भी कहा था, हाजमोला और हिंगोली, तो हाजमोला और हिंगोली सिमिलर में कवर हो सकते हैं ना भाई, आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर में कवर हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में कवर करके उसकी ड्यूटी एप्लीकेबल कर दो। तो वही बात यहां पे लिखी है जी। देखो दिस रूल स्टेट दैट द गुड्स विच कैन नॉट बी क्लासिफाई इन अकॉर्डेंस विद रूल नंबर 1, 2, 3 कहीं भी क्लासिफाई नहीं हो पा रहा अंडर द हेडिंग विच इंक्लूड्स गुड दैट आर द मोस्ट एकिन और सिमिलर। An example of anti-glare film. Anti-glare film used for car windows, Ventian blinds. All these are not separately classified. They would be classified under the heading of builders wear of plastic, as that the closest these fit into. मतलब जो भी क्लोजेस्ट, मतलब जो भी क्लोजेस्ट होगा ना उसमें तुम क्लासीफाई कर दो जो तुम्हें सिमिलर लग रहा है। भैया तो तुम स्पेसिफिक एंट्री ढूंढ ही नहीं पा रहे, बट हमें ड्यूटी तो लगानी है ना, तो फिर जो भी क्लोजेस्ट होगा उसमें कवर करके तुम ड्यूटी एप्लीकेबल कर दो। अब ये मत कहना सर इसमें लिटिगेशन होंगे, नो डाउट लिटिगेशन होंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाएगा, बट हमें उस पर नहीं जाना कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास केस जाएगा। हमें तो ये बताना है एग्जाम में कि भैया क्या क्या रूल्स हमारे हैं। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है जी? रूल नंबर 1 जर्नल है। रूल नंबर 2 किसकी बात करता है? अनफिनिश्ड गुड्स और मिक्सचर की बात करता है। रूल नंबर 3 बात करता है मोस्ट स्पेसिफिक, मोर असेंशियल करेक्टर और लेटर इज बेटर। रूल नंबर 4 कहता है एक इन प्रिंसिपल। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर कोई सामान केसेस में या कंटेनर में आ रहा है फॉर पैकेजिंग ऑफ गुड्स, उस केस में तुम क्लासीफाई कैसे करोगे? जैसे 9 लखा हार, जैसे 9 लखा हार जो होता है, अब जो 9 लखा हार मान लो ज्वेलरी है, अब ज्वेलरी बॉक्स के अंदर बंद होती है ना, अब सोच के बोलना जी, मान लो पीसी ज्वेलर्स है, मान लो पीसी ज्वेलर्स है या तनिष्क ज्वेलर्स है, मान लो कोई भी ज्वेलर्स लगा लो यार। अब जब भी आप मार्केट से 9 लाख का हार लेके आओगे एरी सुनते हो के लिए, तो एरी सुनते हो के लिए 9 लाख का हार होगा। अब सोच के बोलना, वो एक बॉक्स के अंदर बंद होगा, उसके अंदर हीरे का मतलब कोई भी हार होगा, आपने बॉक्स बंद कर दिया। आप घर आके क्या कहते हो कि मम्मी 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 देखो मैं बॉक्स लेके आया हूँ, ज्वेलरी का बॉक्स लेके आया हूँ, या क्या बोलते हो? आप ये बोलते हो कि मैं नेकलेस लेके आया हूँ या बॉक्स लेके आया हूँ? बताओ तो सही, बोलते क्या हो आप? मतलब क्या बोलते हो? मम्मी मैं 9 लाख का हार लेके आया हूँ ਤੁਹਾਡੀ बहू दे वास्ते ना, देखो ਤੁਹਾਡੀ बहू दे वास्ते मैं 9 लाख का हार लेके आया। अब 9 लाख का हार लेके आया है वो बॉक्स के अंदर। अब बॉक्स को हम कुछ समझते ही नहीं। हम टाइटन की वॉच लेके आए, अब टाइटन की वॉच किस में होती है? कंटेनर में होती है ना। हम क्या बोलते हैं? पापा 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 देखो मैं कंटेनर लेके आया हूँ। तो क्या बोलते हैं? पापा कंटेनर लेके आया हूँ। पापा क्या बोलते हैं? नालायक कंटेनर इसके वॉच है। पापा वॉच नहीं है, वो तो वॉच कंटेनर के अंदर है। पापा है तो कंटेनर ही। मतलब क्या आप घर आके ये बोलोगे कि बॉक्स के अंदर नेकलेस है या नेकलेस है उसके साथ बॉक्स मिला? ऑब्वियस सी बात है। तो वही मेन बात यहाँ पे आ रही है कि भैया अगर कैमरा प्लस कैमरे का केस, तो कैमरे में ही कवर करोगे। नेकलेस प्लस नेकलेस का
बॉक्स है तो नेकलेस में ही कवर करोगे। तो जो आइटम गवर्नमेंट कह रही है कंटेनर में होंगी या बॉक्स में होंगी, तो जो उसकी मेन आइटम जो होगी ना उसमें तुम कवर करके चलोगे। ठीक है नी, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी रूल नंबर 6 है सब हेडिंग का, फिर आगे आपको सब हेडिंग देखनी है, इसी तरह से उसके बाद कहीं क्लासीफाई होगा। तो मेन आपको ना बस रूल के नाम याद करने हैं जी। इधर देखो ध्यान से, जल्दी बोलो क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है। पहले तो मुझे बताओ क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है सर। क्लासिफिकेशन की नीड हमें इसलिए, दोबारा बोलो, क्लासिफिकेशन की नीड हमें इसलिए है ताकि हमें ये पता लगे कि ड्यूटी का रेट हमें कौन सा एप्लीकेबल करना है, उसके बिना हम क्लासीफाई कर नहीं पाएंगे। रूल नंबर 1 जनरल है, रूल नंबर 2 अनफिनिश्ड आइटम और मिक्सचर वाला है, रूल नंबर 3 हमारा क्या निकल गया, मोस्ट स्पेसिफिक आ गया, असेंशियल करेक्टर हो गया, लेटर इज बेटर हो गया, रूल नंबर 4 हो गया एक इन प्रिंसिपल, रूल नंबर 5 हो गया केस और कंटेनर के केस वाला, रूल नंबर 6 आपका सब हेडिंग का हो गया। ये आपके क्लासिफिकेशन की बातें हैं जी। ठीक है, एक बार आप रीड कर लोगे अब बिल्कुल आसान लगेगा आपको। उसके बाद देखना रूल नंबर, उसके ये रूल नंबर के बाद अगला पॉइंट है एग्जम्पशन। अब एग्जम्पशन का एक पैराग्राफ हमारे मॉड्यूल में ही दिया हुआ है जी। ये ना सारा कुछ मैंने मॉड्यूल से डाला है ताकि आपका ना मॉड्यूल सारा कवर हो जाए, आपको देखने की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां उसको मैंने सही करके डाल दिया। ये बिल्कुल रिवाइज है जी। अब यहाँ पे ना एग्जम्पशन में ना बस इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास एक पावर है कस्टम में कि गवर्नमेंट कुछ गुड्स को एग्जम्प्ट कर सकती है इंपोर्ट वाले केस में। आपको ध्यान आ रहा हो जी, माइकल शुमाकर ने, आपको मैंने पहले भी कहा था, माइकल शुमाकर ने सचिन तेंदुलकर को मेरे ख्याल से BMW गिफ्ट दी थी। माइकल शुमाकर जो बहुत बड़े फुटबॉलर थे, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को BMW गिफ्ट दी थी जी, और वो गवर्नमेंट ने स्पेशल नोटिफिकेशन निकाल के एग्जम्प्ट कर दी थी। इंडिया बाहर से वर्ल्ड कप लेके आया था, मेरे ख्याल से पता नहीं 2020 वर्ल्ड कप था, कौन सा वर्ल्ड कप बाहर हुआ था, आपको बताओ इंडिया वालों को वर्ल्ड कप पकड़ लिया था जी। सर आपको, आपने कभी न्यूज़ सुनी नहीं उस टाइम, मेरे ख्याल से वैसे भी छोटे छोटे बहुत थे, बिल्कुल छोटे छोटे होते थे आप, बिल्कुल इतने से बच्चे थे आप बिल्कुल। अब मैं भी अगर आपको उस टाइम ध्यान आ रहा हो तो इंडिया वालों का वर्ल्ड कप पकड़ लिया, इंडिया वाले कह रहे हैं मैं ये तो इतनी मुश्किल से वर्ल्ड कप लेके आपने पकड़ लिया। कस्टम वालों ने कहा ना जी, कस्टम वालों ने कहा भैया बाहर से इंडिया में आना इंपोर्ट है, इस पर कस्टम ड्यूटी की बातें होंगी। फिर गवर्नमेंट ने स्पेशल नोटिफिकेशन निकाली थी, तब जाके एग्जम्प्ट हुआ था। ऐसे अमिताभ बच्चन का केस है, अमिताभ बच्चन साहब ने बाहर से कोई सामान मंगाया था, कस्टम वालों ने पकड़ लिया, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई, फिर जाके एग्जम्प्ट हुआ। तो ये गवर्नमेंट यहाँ पे कहना चाह रही है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि फुली एग्जम्प्ट कर सकती है, पार्टली एग्जम्प्ट कर सकती हैं, कंडीशनल एग्जम्पशन हो सकती है, अनकंडीशनल हो सकती है। ये सारी बातें आपके यहाँ लिखी हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट कह रही है कि अगर किसी की वैल्यू 100 रुपये तक होगी या 100 रुपये से कम होगी, उस केस में हम ड्यूटी कलेक्ट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो ये बातें देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी, उसमें कंडीशनल अनकंडीशनल एग्जम्पशन मिल सकती है आपको, स्पेशल ऑर्डर से निकालेगी, उसको ड्यूटी से एग्जम्प्ट कर देगी, एक्सेप्शनल मतलब कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, ये सारी बातें आपकी लिखी हैं जी। ठीक है, उसके बाद ये ऑफिसर ऑफ कस्टम लॉ, कस्टम लॉ के ऑफिसर की क्या क्या पावर होती हैं जी, एक बार एक खुद रीड कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। कस्टम ऑफिसर की क्या क्या पावर होती है, देखो पावर ऑफ सीजर, आपको सामान सीज कर सकते हैं, आपको खोपचे में लेके जा सकते हैं, आपका वेसल कन्वेंस सर्च, याद आ रहा है कुछ आपको, 200 नॉटिकल, इंडियन कस्टम वोटर वहां जाके सर्च करेंगे, सीज करेंगे, वही सारी बातें यहाँ पे पावर लिखी हुई हैं जी। ठीक है, एक बार आप रीड कर सकते हो। उसके बाद टाइप्स ऑफ पोर्ट, कौन कौन से पोर्ट होते हैं, देखो सी पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, लैंड कस्टम स्टेशन हो गया, इनलैंड कंटेनर डिपो हो गया, कंटेनर फ्रेट स्टेशन हो गया जी। आपको ध्यान आ रहा हो जी, ये हमने पीजीबीपी के चैप्टर में सेक्शन 35 AD में भी किया था, याद करो 35 AD में 14 बिजनेस ICD बनाओ और CFS बनाओ, याद आ रहा कुछ आपको? कहाँ याद होगा सर, बातें बहुत पुरानी हो गई, इनकम टैक्स की बातें थी ना, अब तो कितना टाइम होगा उसको पढ़े हुए, और पेपर अभी 20 दिन के बाद है, याद हमें कुछ आ नहीं रहा। 35 AD में नालायको 14 बिजनेस थे, उसमें कहा था ICD बनाओ, CFS बनाओ, अगर तुम ये बनाओगे 100% तुम बेनिफिट क्लेम कर लोगे। देखो कस्टम की बात है जी, वो कस्टम के पोर्ट होते हैं, आपको मैंने कहा था ना कस्टम के पोर्ट होते हैं, तुगलकाबाद के अंदर पोर्ट बना हुआ है जी, जहाँ पे कस्टम वालों का सामान रखा जाता है। उसके बाद देखो मोड ऑफ क्लियरेंस, एक तो रेगुलर कार्गो होगा, कोरियर हो गया, फॉरेन पोस्ट ऑफिस हो गया, बैगेज हो गया, ये क्लियरेंस करवाने के हमारे मोड होते हैं। अब मेन आओ जी डिमांड एंड रिकवरी, बिल्कुल सिंपल टॉपिक, डिमांड एंड रिकवरी हमने जीएसटी के अंदर भी किया था, याद करो, बोनाफाइड केस हो गया, मेलाफाइड केस हो गया, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आता हो। गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है कि आपने कोई बाहर से सामान इंपोर्ट किया, उस इंपोर्ट वाले केस में आपने ड्यूटी पे नहीं की। अब दो केस होंगे, या तो बोनाफाइड होगा या मेलाफाइड होगा। अब अगर बोनाफाइड केस होगा या मेलाफाइड केस होगा, उस केस में पहले क्या होगा, शोकॉस नोटिस इशू होगा, और शोकॉस नोटिस के बाद फिर क्या होगा, ऑर्डर पास होगा। देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, जनरली द शोकॉस नोटिस शुड बी सर्व विद इन 1 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, मतलब 1 साल के अंदर अंदर शोकॉस नोटिस जो है वो सर्व हो जाना चाहिए। और रेलिवेंट डेट क्या है जी, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट और पेमेंट ऑफ ड्यूटी।
However, in specific case where the duty or interest is not paid or short paid by reason of collusion willful, मतलब खुराफाती दिमाग है, तुम्हारे दिमाग में कचड़ा है, गंद है तुम्हारे दिमाग में, मतलब मेलाफाइड इंटेंशन। ऊपर वाला केस क्या हो गया? बोनाफाइड। ये केस क्या हो गया? मेलाफाइड। तो भैया नोटिस कुड बी सर्व विद इन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल के अंदर अंदर नोटिस सर्व हो जाना चाहिए जी। द डिमांड ऑफ ड्यूटी प्रोविजन ऑल्सो कॉल्स फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं जी, फॉर अप टू 6 मंथ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड दैट कुड बी एक्सटेंड फॉर 6 मंथ, और 2 साल से ऊपर नहीं हो सकती। मतलब अगर डिपार्टमेंट को लगता है तुम विजय माल ले आओ, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि तुम भगोड़े हो, तुम भाग जाओगे, तो तुम्हारा डिपार्टमेंट तुम्हारी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, मतलब अटैच कर सकता है 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने की एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन 2 साल से ऊपर की नहीं होगी। ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ पे सिंपल सी लिखी है। उसके बाद आओ जी, अब ये एक पॉइंट है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस। ये प्रोफेशनल के लिए तो इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव वालों के लिए ओके ओके, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ ओके ओके या कोके कोके है, पोके पोके है, कुछ भी है, ठीक है। हमें करना तो एक बार है सर। सिंपल सिंपल लाइनें बस पढ़ते जाओ सर, बच्चों वाली लाइनें लिखी हुई हैं। अब खुद सोचना, चलो मैं आपको बिना देखे बताता हूँ, आप कहोगे सर ये वाली लाइनें लिखी हैं, ये तो हम खुद भी पढ़ लेंगे। आपको मैं बताता हूँ जी, एक बात मैंने सोच के बोलना जी। याद करो सेक्शन नंबर 29, बस मुझे ये बोल दो कि गवर्नमेंट कब मेरा सामान कॉन्फिस्केट कर सकती है। आप खुद मुझे बताओगे सर इस केस में करना ही पड़ेगा, हम खुद चोरी कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ जी, कोई बच्चा, मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा, मुझे कुछ बच्चों से तो उम्मीद है वो मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे, और मेरी तरफ वो देख के हंसे मत, मेरे को, मैं समझ गया तुम्हारी बात। देखो सामने बच्चा बैठा है, एक तो ये हर्षित, एक यादव जी बैठे हैं, एक हिमांशी बैठी है, एक सुलूरा साहब बैठे हैं, और एक ये साक्षी बैठी है, अमृता है, एमी है, और क्या नाम आपका, और वात्सल है। कई इतने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं, पूरी फैमिली इंटेलिजेंट है वैसे तो, बट कई बच्चे तो हैं जो मुझे पता है पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे, और बाकी बच्चे आज जरूर करके जाएंगे सर। सिर्फ 15 मिनट की बात हो रहा है, मुझे बस ये बोल देना, फटाफट से बोल दो, सेक्शन 29 क्या था कस्टम में? सेक्शन 29 क्या था? बोलो बोलो क्या था? आना है तो कहीं पर भी आना है। मेरे बच्चे बोल दो, आना है तो किसी भी पोर्ट पर आना है, कस्टम पोर्ट पे आना है, कस्टम पोर्ट पे आना है। सर वहां पे था कि आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, किसी और पोर्ट पे नहीं आना, और अगर किसी और पोर्ट पे जाना है तो आपको फिर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब सोच के बोलना, मान लो कस्टम पोर्ट ये वाला था, कस्टम पोर्ट ये था, यहां से एक वेसल आ रहा है, कस्टम पोर्ट ये वाला है, आना है तो यहां पे आना है। मैं बिना कोई बताए, सब कुछ सही चल रहा है, मैं इसकी बजाय किसी और पोर्ट पे चला गया। बदमाश कंपनी मूवी, हाँ जी बदमाश कंपनी मूवी, नहीं देखी तो देख लेना, उसमें कस्टम समझने को मिल जाएगा। बदमाश कंपनी मूवी के अंदर यही था कि वो शाहिद कपूर और जो थे वो कस्टम पोर्ट की बजाय किसी और पोर्ट पे जाते थे। अब अगर मैं किसी और पोर्ट पे चला गया, सोच के बोलना, अगर मैं किसी और पोर्ट पे चला गया तो क्या ये काम मैंने सही किया, गलत किया? गलत किया। और अगर मैंने, मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मैंने काम ही गलत किया, तो क्या मैंने गुड्स कॉन्फिस्केट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? यस होने चाहिए, ये बात यहां पे लिखी है। दूसरी बात, मैंने गुड्स क्लियर करवा लिए बिना बिल ऑफ एंट्री के, क्या मेरे गुड्स कॉन्फिस्केट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? यस होने चाहिए। मैंने वेयर हाउस में सामान रखा और बिना परमिशन के वहां से वो सामान निकाल दिया, क्या मेरे गुड्स कॉन्फिस्केट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? यस होने चाहिए। मैंने इंपोर्ट किया गलत तरीके से, स्मगलिंग के थ्रू स्मगल गुड्स लेकर आ रहा हूं, क्या मेरे गुड्स कॉन्फिस्केट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? यस होने चाहिए। यही सारी बातें देखो यहां लिखी हैं, आपको मैं दिखा देता हूं। देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं सेक्शन 111 जी, सेक्शन 111, सेक्शन 111 स्टेट दैट द फॉलोइंग इम्प्रॉपरली इंपोर्टेड, मतलब आपने इंपोर्ट किए इम्प्रॉपरली, शैल बी लाइबल टू कॉन्फिस्केशन। एग्जीक्यूटिव वालों के दिसंबर के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बना था, नहीं कॉन्फिस्केशन में से। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं, क्या होगा, एक आधा नंबर होगा। एक आधा नंबर की बहुत वैल्यू है सर। मैं कह रहा हूं कि आप में से कोई बच्चा 100 नंबर वाला भी हो, हंसने की बात नहीं, आपके आ सकते हैं सर। मैं सही बता रहा हूं, पेपर का कुछ नहीं पता, पेपर का कुछ नहीं पता सर। क्या पता सारा पढ़ा हुआ आ जाए, और क्या पता आपने ये छोड़ा हो, ये क्वेश्चन के चक्कर में आप वहां पे रोना स्टार्ट कर दो, यार 1 नंबर हो रहा था तो मेरे बढ़िया नंबर आ रहे थे। बच्चा कहता है हम क्यों रोएंगे, हमारे 99 आ रहे हैं। सर उस बच्चे से पूछो जिसके 100 नंबर आ सकते थे। मैं कह रहा हूं 100 क्या यार, 39, या तो 39 वाले से वैल्यू पूछो, 59 वाले से पूछो जिसकी एग्जामिशन रह गई। सर 1 नंबर की बहुत वैल्यू होती है, तो सिर्फ रीडिंग करनी है सर, रीडिंग करके सब कुछ दिमाग में रहेगा। बिल्कुल सिंपल बातें हैं, इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं नहीं सर। इसमें क्या मुश्किल है, वैल्यूएशन मुश्किल था, बैगेज मुश्किल था, ड्यूटी ड्रॉबैक थोड़ा मुश्किल था जी, वो सारे मुश्किल थे जो हमने इतने बढ़िया तरीके से कर ली। अब तो सिर्फ ये पढ़ने वाली बातें हैं सर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपने इम्प्रॉपरली इंपोर्ट किया तो इम्प्रॉपरली इंपोर्ट किसे बोलते हैं?
दोज विच आर इंपोर्टेड बाय सी एयर और ऑफलोडेड अटेम्प्टेड टू बी ऑफलोडेड इन ए पोर्ट अदर देन अपॉइंटेड कस्टम पोर्ट, मतलब वहीं आपने मतलब लैंड किया किसी और पोर्ट पे। दोज विच आर इंपोर्टेड बाय लैंड इनलैंड थ्रू ए रूट अदर देन स्पेसिफाइड, मतलब आपको आना था इस सड़क से आना था, अगर आप लैंड रूट से आ रहे हो इस रूट से आना था, मैं किसी और रूट से आ गया तो गुड्स कॉन्फिस्केट होने के चांसेस हैं। आप प्रोहिबिटेड गुड्स लेके आ रहे हो इंडिया में, ठीक है नी, आपने इंपोर्ट मैनिफेस्ट में जो गुड्स दिखाए हैं, इंपोर्ट मैनिफेस्ट में जो गुड्स दिखाए हैं वो गुड्स तो उतार ही नहीं रहे, दूसरे गुड्स उतार रहे हो। आपने कहा मैं ये गुड्स लेके आ रहा हूं, ये उतारूंगा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर वो है ही नहीं। याद करो मैंने कहा था वही गुड्स उतरेंगे जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर होंगे। आप उसके अलावा अगर कोई गुड्स उतार रहे हो तो क्या वो गुड्स कॉन्फिस्केट हो सकते नहीं हो सकते? यस हो सकते हैं जी। उसके बाद जी देखो ड्यूटेबल प्रोहिबिटेड गुड्स आप रिमूव कर रहे हो वेयर हाउस से बिना परमिशन के, तो वो क्या होंगे सर? गुड्स कॉन्फिस्केट होने के पूरे चांसेस हैं। अब ये तो है इम्प्रॉपरली इंपोर्ट। बच्चा कहता है सर ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता इम्प्रॉपरली एक्सपोर्ट किया हो। भाई अगर मान लो इंपोर्ट ऐसे कर सकते हैं तो एक्सपोर्ट भी तो ऐसे कर सकते हैं, तो सेक्शन 112 जो है 113 सॉरी, वो इम्प्रॉपरली एक्सपोर्ट का ही है। और इम्प्रॉपरली एक्सपोर्ट में सेम डिट्टो वही पॉइंट लिखे हैं जो ऊपर आपने इंपोर्ट वाले केस में लिखे हैं, देखो सेम एज इंपोर्ट। मतलब अगर आपने इंपोर्ट वाला केस पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट वाला केस हो गया जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने इंपोर्ट वाला केस पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट वाला केस हो गया। ठीक है, मेरी एक बात मानोगे? अगर इतनी बात मानते हो, 1 घंटा, बस 1 घंटा इस 10 या 12 पेज पे लगा देना जो ये नोट्स लास्ट वाले, सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा मांग रहा हूं सर। सिर्फ हाथ में हाईलाइटर लेके बैठ जाना, मेन लाइन अंडरलाइन करते जाना, आप खुद देखोगे 1 घंटे के बाद 10 के 10 पेज खत्म हो गए जी। सिर्फ हिंदी से सिर्फ इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है और हिंदी को साइड में लिखना है थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या लिखा हुआ है जी। ठीक है, बाकी ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं जी हर बात का कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो जी, फिर यहां पे गवर्नमेंट कह रही है सेक्शन 115 डील किससे डील करता है? कन्वेंस विच आर लाइबल टू कॉन्फिस्केशन। अब कन्वेंस मतलब अभी तो गुड्स कॉन्फिस्केशन की बात है, अब कन्वेंस विच आर लाइबल मतलब अब गवर्नमेंट को डाउट हो रहा है भैया एक कन्वेंस जो है इसको भी कॉन्फिस्केट करेंगे किस केस में? देखो जी, any vessel which has been within the Indian custom water, any aircraft in India or any vehicle which have been adapted or fitted or structured in a manner that it purports or enables the concealment of goods। मतलब कि आपने इस वेसल को यूज किया गुड्स की कंसीलमेंट में। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो चोरी नहीं की मेरे दोस्त ने, बट चोरी में साथ दिया। मेरे दोस्त ने चोरी नहीं की, चोरी में साथ दिया, तो भैया जिसने चोरी में साथ दिया ना वो भी चोर ही माना जाएगा, वो भी खोपचे में जाएगा। ये बात ध्यान देना, वही बात कह रहे हैं। वेसल, उस वेसल के अंदर हमने वो वेसल जो है वो कंसीलमेंट में यूज हुआ, तो गवर्नमेंट कहती है भैया चल भाई खोपचे में तेरे को भी हम कॉन्फिस्केट मतलब उसको भी हम कॉन्फिस्केट कर सकते हैं वेसल को भी। एनी कन्वेंस फ्रॉम विच द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू प्रिवेंट सीजर, एनी कन्वेंस विच हैड टू स्टॉप लैंड बट डिड नॉट डू सो एक्सेप्ट फॉर सफिशिएंट कॉज। ठीक है, एनी वेसल फ्रॉम विच गुड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्टेशन अंडर ए क्लेम ऑफ ड्रॉबैक वर अनलोडेड विदाउट नेसेसरी परमिशन। मतलब बिना परमिशन के भाई साहब आप अनलोडिंग करते जा रहे हो तो गवर्नमेंट करे उस केस में वेसल हम क्या कर सकते हैं? कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, जो आपके गुड्स वाले रीजन थे गवर्नमेंट करे उस केस में हम करेंगे गुड्स कॉन्फिस्केशन। और इस देखो अगर मान लो क्या लिखा है, एनी कन्वेंस एनिमल यूज फॉर स्मगलिंग, अगर कोई वेसल आपने स्मगलिंग में यूज किया तो क्या वो वेसल कॉन्फिस्केट होना चाहिए नहीं चाहिए? यस होना चाहिए ना, तो वही बात यहाँ पे लिखी है। उसके बाद एक कॉन्फिस्केशन ऑफ पैकेजेस, जो पैकेजेस होते हैं उसको भी कॉन्फिस्केट करने की पावर होगी सेक्शन 118 में। तो ये जितने सेक्शन है ना सर, ये 119, ये देखो एनी गुड्स यूज टू कंसील द स्मगल गुड्स आर ऑल्सो लाइबल टू कॉन्फिस्केशन जी। सेक्शन 120 या 120 बस ये स्मगल गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मतलब जितने भी सेक्शन है 121 110 मतलब 120 वाले, ये सारे के सारे हमारे कॉन्फिस्केशन वाले केस में एप्लीकेबल है, ये सारे प्रोविजन जी। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना। अगर किसी प्रोविजन में कोई भी डाउट हो तो चाहे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये सेक्शन मुझे समझा दो, क्योंकि जब मुझे अभी कस्टम के एमसीक्यूज कराने होंगे तो मैं वहाँ पे बता दूंगा इसके अंदर। ये वैसे आपको एक एक लाइन के हैं, सिंपल इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना और कुछ भी नहीं है जी। अभी अगर मैं तो या हिंदी में कन्वर्ट कर दूँ या आप कर लेना, उम्मीद करूँगा आप इसको कर सकते हो जी। कोई भी डाउट होगा मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन अब यहाँ पे एक बार आ जाओ जी, ये रिफंड की बात करते हैं जी। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना जी, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। बस 5-10 मिनट की बात हो रही है, सिर्फ 5-10 मिनट की बात हो रहा है। अब अगर मैं रिफंड की बात करूंगा, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी और रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड कब लगता है? बच्चा कहता है सर एक्सपोर्ट पे तो ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती। यस, बट मैंने कहा था कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिस पे एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर आपने कोई सामान एक्सपोर्ट किया
उस पर अगर ड्यूटी लग गई तो गवर्नमेंट कहती है उसका तुम रिफंड क्लेम कर सकते हो कब, अगर वो सामान तुम्हारे पास वापस आ गया। भाई तुमने एक्सपोर्ट किया, उस पर तुमने ड्यूटी पे कर दी, बाद में वो सामान वापस आ गया, अगर बाद में वो सामान वापस आ गया उस केस में तुम उसकी रिफंड क्लेम करोगे। अब रिफंड क्लेम कैसे करोगे जी? एन एप्लीकेशन ऑफ रिफंड ऑफ सच ड्यूटीज मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच प्रॉपर ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर टू क्लियरेंस ऑफ द गुड्स व्हेन दे आर इंपोर्टेड बैक। मतलब जब इंपोर्टेड बैक का ऑर्डर पास किया उसके 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें रिफंड की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी एक्सपोर्ट ड्यूटी वाले केस में। अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिल सकता है? बच्चा कहता है सर आपने इंपोर्ट ड्यूटी का ये कहा था कि ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, बट अगर मान लो आपने ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं लिया या जिस केस में ड्यूटी ड्रॉबैक मना कर रखा है ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट कहते हैं कि उस केस में तुम रिफंड की एप्लीकेशन डाल दो। अभी हमने बात की एक्सपोर्ट ड्यूटी के रिफंड की, अब मुद्दा किसका है कि अगर आपको इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे की और फिर सामान एक्सपोर्ट कर दिया, उस पर आपको डीबी के नहीं मिला, उस पर डीबी के नहीं मिला, तो गवर्नमेंट कह रही है उस पर तुम रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। वही 6 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। मतलब दोनों में ही 6 महीने हैं, वहाँ पे भी 6 महीने हैं और यहाँ पे भी 6 महीने हैं। ये बात ध्यान रखना जी। और ध्यान रखो जीएसटी में रिफंड लेने के 2 साल थे जी और एम्बेसी वाले केस में 6 महीने थे। अब यहाँ पे फॉर ऑल जनरल रिफंड ऑफ ड्यूटी अपार्ट फ्रॉम द वंस कवर्ड अबव हैव ए लिमिटेशन पीरियड 1 ईयर, दैट इज द रिफंड एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल विद इन, मतलब ऊपर वाले रिफंड को छोड़ के बाकी अगर और कोई भी रिफंड क्लेम करना है तो उसकी एप्लीकेशन जो होगी वो 1 साल के अंदर अंदर जाएगी बस। तो मेन ध्यान देना जी, आपके एग्जाम में प्रोफेशनल वाले बच्चों के एग्जाम में इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा ना, ऑलरेडी उनके एग्जाम में चैप्टर बहुत सारे हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बट एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में जहाँ लिमिट की बात होगी लिमिट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन बन गया कि एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड क्लेम करना है, एप्लीकेशन का टाइम पीरियड क्या हो गया 6 महीने, इंपोर्ट ड्यूटी वाले केस में 6 महीने, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के अगर कोई भी रिफंड क्लेम करोगे कस्टम में लिमिट कितनी होगी 1 साल, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट हमारा है जी ऑफेंस। अब कस्टम में अगर मान लो कोई भी आपने, मैंने कहा ना धोखाधड़ी की है, कोई भी चोरी की है, तो गवर्नमेंट कह रही है आपके ऑफेंस जो होंगे वो 2 तरह के होंगे जी। एक तो होगा क्रिमिनल लाइबिलिटीज आपके ऊपर लगेंगी, एक लगेंगे सिविल लाइबिलिटीज। ये वैसे आपने GIGL के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा ऑफेंस के बारे में, मतलब बेलेबल ऑफेंस हो गया, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया, मे बी अगर आपको पता थोड़ा बहुत। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी है, अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो आपको जेल होगी 7 साल तक। ये बात ध्यान देना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे अलर्ट रहें जी, क्योंकि जहां जहां लिमिट्स आती रहेंगी वहां वहां आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, क्योंकि हमारे मॉड्यूल में सारा कुछ दिया हुआ है और ये मॉड्यूल के बेस पे मैंने बनाया नोट्स, ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। वैसे 15 से 20 पेज में कस्टम खत्म कर दिया उन्होंने आपके मॉड्यूल वालों ने, बट 15 से 20 पेज को 71 पेज में खत्म किया मैंने, और आप समझ सकते हो वो 71 के 71 पेज कितने इंपॉर्टेंट है जी। अगर आप 15-20 पेज पढ़ के दिखा दो सर, आपको समझ में आ जाए, मान जाऊंगा बिना क्वेश्चन बिना एग्जाम्पल के, ठीक है नी। इधर देखो क्रिमिनल लाइबिलिटी, पनिशमेंट अप टू 7 ईयर, ऑफेंस इन्वॉल्विंग ड्यूटी, अगर ऑफेंस आपने जो किया उसमें ड्यूटी इन्वॉल्व हो रही है, इवेजन मोर देन 50 लाख, ठीक है जी, और प्रोहिबिटेड गुड्स और नॉन बेलेबल और फ्रॉडलेंट ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम एक्सीडिंग 50 लाख, तो उस केस में 7 साल तक की जेल आपको होगी जी, 7 साल तक की। सिविल लाइबिलिटीज में रिकवरी ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट चार्ज हो गया, पेनल्टी हो गया, कॉन्फिस्केशन हो गया, तो गवर्नमेंट कह रही है 200% तक तो ड्यूटी, अप टू 200% तक ड्यूटी क्या लग सकती है आपके ऊपर, पेनल्टी लग सकती है, और 5 अप टू 5 टाइम द वैल्यू ऑफ गुड्स फोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स आपने फोर्ज किए उसका 5 टाइम्स आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी जी, और 5 साल तक की जेल हो सकती है। मतलब यहाँ पे देखो 200% तो ड्यूटी है किसकी, अनअकाउंटेड गुड्स की, जो अकाउंट्स में आप, मतलब जो गुड्स आपने अकाउंट ही नहीं किए, पता ही नहीं आपने इंपोर्ट किए थे, आपने दिखाई नहीं थे, तो 200% तो भाई साहब उसके 200% ऑफ ड्यूटी, मतलब जितनी ड्यूटी होगी उसके 200% तक, और अप टू 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब जिसके डॉक्यूमेंट फोर्स थे उसके गुड्स की वैल्यू का 5 टाइम्स आपको भुगतान करना पड़ेगा, और 5 साल के लिए हम खोपचे के अंदर जाओगे जी, ठीक है नी। ये आपकी सिविल लाइबिलिटी है जी, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है एडवांस रूलिंग का। एडवांस रूलिंग का आज तक वैसे कभी क्वेश्चन बना नहीं है, पिछली बार मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन बना हुआ था एडवांस रूलिंग का, और वैसे वो हमने जीएसटी में करवा दिया था मैंने आपको, बट एडवांस रूलिंग कस्टम में कभी नहीं बना। बट एडवांस रूलिंग होती क्या आप सब जानते हैं, एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने से पहले उसका डिसीजन पता लग जाना। जैसे अब कई बच्चे हैं इस टाइम सोने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे सेशन छोड़ के जा चुके हैं, उनको लग रहा है बेकार की बातें चल रही हैं, खुद भी पढ़ लेंगे, अच्छी बात है खुद भी पढ़ लेंगे, बट अब कई बच्चे ऐसे नालायक होते हैं कि सारा दिन सोए रहते हैं, बिना बात के ग्रुप में चैटिंग उसमें लगे हुए हैं, पूरा दिन बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर, कभी कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, उनको यही नहीं पता चल क्या रहा है। अब सोच के बोलो सर एडवांस रूलिंग क्या कहती है कि
तुम्हारे को देख के मुझे लग रहा है कि रिजल्ट इस तरह से बढ़िया नहीं आएगा, दैट इज एडवांस रूलिंग। मैं गलत भी हो सकता हूँ जी, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऐसे इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम में आज एडवांस रूलिंग अथॉरिटी होती है। मतलब अगर किसी को भी लगे डर कि अगर मैं ये सामान इंपोर्ट करूंगा तो इंपोर्ट करने पर क्या ड्यूटी लगेगी, क्या वैल्यू होगी, क्या क्लासिफिकेशन होगा, मुझे अभी बताओ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कवर हो गया, बाद में ड्यूटी ज़्यादा लगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कहती है ठीक है जी, आप हमारे पास आ जाओ, हम पहले ही क्लासीफाई कर देंगे तुम्हारा गुड्स किस रेट से टैक्सेबल होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना जी, ये एप्लीकेशन जो होगी वो क्वार्टरली केट में होगी जी। आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर, और जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी होगी 90 दिन के अंदर अंदर आपको बता देगी कि इस रिजल्ट का क्या होगा। मतलब 90 डेज में वो ऑर्डर पास कर देगी, बस ये बात ध्यान दो। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, एग्जाम में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने दिन में एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है, 30 दिन में। कितने दिन में ऑर्डर पास होगा जी, आपका 90 डेज में ऑर्डर पास होगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, ये आपका एडवांस रूलिंग है। और सेटलमेंट कमीशन, सेटलमेंट कमीशन का मतलब क्या होता है, कमरे में आ जाओ जी। सेटलमेंट कमीशन का मतलब होता है कमरे में आ जाओ जी, आओ कमरे में आओ, आपस में बैठ के बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट और मैं आपस में बातचीत कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला जी, डिपार्टमेंट ने बोला चोरी 10 लाख रुपए की है, मैं कहा जो करना है कर लो, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। कह रहा है इधर कमरे में आओ, आओ कितने दे सकते हो। मैं कहा भैया कम से कम अगर लेने हैं तो लेने वाली बात करो, 1 लाख रुपए दूंगा बस। अब ये हो गई सेटलमेंट, ये इसको कहते हैं सेटलमेंट। बट सेटलमेंट ये इलीगल वाली नहीं है, ब्राइब वाली नहीं है, ये प्रोविजन है। गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर कोई पर्सन नहीं दे पा रहा तो फिर फाइनल सेटलमेंट कर सकते हो, और जो भी पेमेंट होगी उसको फाइनल कंक्लूड करके केस खत्म कर दो जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखना। और जो सेटलमेंट कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया, उसने बोल दिया कि फाइनल इतने में सेटलमेंट होगी, तो उसको फिर आगे अपील नहीं कर सकते। तो सेटलमेंट कमीशन के जो ऑर्डर होते हैं वो नॉन अपीलेबल होते हैं, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, बट आगे उसको आप रीट कर सकते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन डाल सकते हो, बट उसको अपील नहीं कर सकते, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं जी। तो फाइनली अब जाके बस ये नोट्स तेरी देखो, 14 पेज के नोट्स हैं सिर्फ, ये वाले जो मैंने अलग से बनाए हैं, इसको एक बार गो थ्रू करने हैं। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, 1 घंटा लगा देना, चाहे कल लगा देना, चाहे परसों लगा देना, 1 घंटा लगा देना। और मैं तो यूँ कहूँगा चाहे 71 के 71 पेज एक बार स्टार्टिंग से पढ़ लेना जी। क्लासेस सारी यूट्यूब के ऊपर भी हैं, रेगुलर बैच वाले बच्चों के पास भी हैं, जितनी मर्जी बार क्लास देखो रही, जिस चैप्टर में डाउट आ रहा है दोबारा देख लो, स्पीड फास्ट करके देख लो, स्पीड स्लो करके देख लो, जैसे मर्जी देख लो। अब सारी क्लासेस तुम्हारे पास आ चुकी हैं जी। और फाइनली एक तरह से मेरी कमिटमेंट सर पूरी कंप्लीट हो चुकी है अपनी पूरी फैमिली के लिए, सिर्फ एमसीक्यूज को छोड़ के। जीएसटी ऑलरेडी 31 लेक्चर में हमने रिवाइज किया, इनकम टैक्स अप्रोक्सीमेट 40 से 45 लेक्चर में हमने रिवाइज किया, और कस्टम आज हमने 9 लेक्चर में रिवाइज किया। तो पूरे 100 नंबर की रिवीजन मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है जी। ठीक है, तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी हिम्मत दी, नहीं तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं सर, एक्चुअली मेरी औकात ही नहीं है इतनी कि मैं इतनी मेहनत कर सकूं। ये तो आप लोगों का प्यार था, आप लोग डेली यहाँ पे आते थे, भगवान की दी हुई शक्ति थी, मम्मी पापा की ब्लेसिंग थी कि मैं डेली यहाँ पे आया और अपनी कमिटमेंट पूरी कर गया सर। ठीक है, तो कई बार मन थक जाता है, मतलब शरीर थक जाता है कि चलो यार आज नहीं जाते, बट फिर भी एक दिल कहता है कि नहीं, बच्चे वेट कर रहे होंगे, वही मेरा मोटिवेशन है, मुझे जाना है जी। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको कस्टम में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा जी, कस्टम समझ में आया होगा जरूर, इतना तो मुझे विश्वास है। बाकी प्रोफेशनल वाले बच्चे 2-3 दिन साथ मेरे और जुड़े रहेंगे, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे अब निश्चिंत होकर बैठ जाएं कस्टम में, उनके एमसीक्यूज के सेशन बहुत जल्दी मैं लेके आ जाऊंगा, 1 या 2 दिन के अंदर फटाफट से एमसीक्यूज बना लेता हूं जी, फिर हम उसके एमसीक्यूज के सेशन करेंगे, और देन एमसीक्यूज का कस्टम हमारा खत्म हो जाएगा। और इनकम टैक्स के एमसीक्यूज अब हमारे स्टार्ट हो जाएंगे कल से रात को 10 बजे जी, क्योंकि अब हमारा रिवीजन सारी हो चुकी हैं, जीएसटी के एमसीक्यूज भी सारे हो चुके हैं, कस्टम के एमसीक्यूज 2 सेशन में करवा दूंगा, अब सिर्फ बचे इनकम टैक्स के एमसीक्यूज। उसके बाद तो बस फिर भैया पेपर आने वाली बात है, पेपर आए और हम करके आए जी बस। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। और फिर वही लास्ट में बोलूँगा जी, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ठीक है जी, और हमेशा दुआओं में याद रखना सर, अपनी दुआ में हमेशा याद रखना, हमेशा बस यही कहना कि मुझे इतनी शक्ति दे कि आपकी सेवा में लगा रहूं, अपने बच्चों के लिए कुछ करता रहूं, बस भगवान मुझे इतनी शक्ति दीजिए। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और अगर अच्छी लगे तो सर प्यार जरूर देना, फीडबैक जरूर देके जाना। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, जय हिंद जी, बाय बाय, लव यू सो मच, गुड नाइट जी, गुड नाइट, टेक केयर। आज तो सोने का टाइम हो गया, फटाफट से आराम से रेस्ट करो, सुबह उठ के नई स्टार्टिंग करेंगे। जो बच्चे रात को पढ़ते हैं अपना पढ़ने का शेड्यूल बनाओ जी। ठीक है, बाय बाय जी, लव यू सो मच।